अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान और हम में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ भी करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। और आज जो बाबरकत नाम चुना है वो नाम है अल शकूर। और अल शकूर जो है, अगर आप थोड़ा सा उसको उर्दू में कॉम्प्रहेंड करने की कोशिश करें तो क्या आपके मानने जहन में आते हैं? शुक्र से रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब देखें यहाँ पर बड़ी एक मज़ेदार बात हो रही है। अल्लाह ताला का नाम है अल शकूर और शुक्र के अगर हम इसके माने के पर गौर करें तो क्या अल्लाह ताला किसी चीज़ का शुक्र अदा कर रहा है? नहीं, वो उन लोगों को शायद पसंद करता है जो शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल, यानी कि इस नाम का जो मतलब है, अल शकूर का जो मतलब है वो है पसंद करने वाला, सताइश करने वाला या दाद देने वाला। यूं जो मतलब आता है शाबाश देने वाला, अगर हम उसको और आसान अल्फाज में कहें तो अल शकूर जो है उसका मतलब है वो ज़ात जो हमारी सताइश करे, वो ज़ात जो कि पसंद करे। अब अल्लाह ताला का ये नाम बहुत सारी कुरानी आयात में आया है और इसका जो मतलब है उसके हवाले से जब एक्सप्लेनेशन की बात आती है तो ये होती है कि वो जो कि हमारी छोटी छोटी नेकियों को, हमारी छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करता है, बिल्कुल उनकी सताइश करने वाला है। और इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत छोटे अमल पर चीजें भी करें तो खुश हो जाता है। बिल्कुल खुश होने वाला है वो, और वो बहुत छोटे छोटे अमल पर हमें रिवॉर्ड्स देता है, नेकियां देता है। क्योंकि जैसे आप देखते हैं ना कि जब हम बात करते हैं कि मुस्कुराना जो है वो भी सदका है, तो अगर आप किसी की तरफ पॉजिटिवली देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उसका भी आपको सवाब मिलेगा। वालिदैन से अच्छे तरीके से बात करने का सवाब है, या रास्ते में अगर आप जा रहे हैं, रास्ते से आपने पत्थर हटा दिया तो इसका भी बहुत सवाब है। तो यूँ छोटी छोटी चीज़ें हैं, किसी जानवर को पानी पिला दिया आपने, छोटी छोटी बड़ी बड़ी नेकियां करने की जो है ना वो एक अलग लेवल हो जाता है। लेकिन इतनी ज़्यादा छोटी नेकियों पर कुरान आप पढ़ रहे हैं तो उसके हवाले से आता है कि एक हर्फ पर अलिफ लाम मीम एक लफ्ज़ है, तो इसका एक एक हर्फ, हर हर्फ पर 10 नेकियां। ये नहीं कि एक नेकी मिल रही हो, तो हर हर्फ पर ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां, हर छोटे छोटे अमल पर नेकी मिल रही है। तो ये ऐसा है। छोटी छोटी नेकियों पर बहुत ज़्यादा सताइश करने वाला, बहुत ज़्यादा सवाब देने वाला वो है अल्लाह ताला, वो है अल शकूर। और फिर एक और मरहला हो जाता है इसमें। वो मरहला क्या होता है कि जब गुनाह माफ़ होते हैं, तो जब कहा जाता है मोमिन के बारे में कि भाई मुसलमान जब भी बीमार होता है तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर वो परेशान होता है किसी बात पर तो उसके गुनाह माफ़ हो रहे होते हैं। तो इतनी छोटी छोटी बातों पर अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों को माफ़ करने का भी सिलसिला रखा हुआ है। बिल्कुल। और यहाँ पर एक चीज़ छोटी सी मैं भी जो ऐड करना चाहूँगी वो ये होगी कि एक बड़ा छोटा सा वाक़या है। दो लोग हैं, एक बहुत अमीर और एक ज़रा गरीब, बल्कि ज़्यादा ही गरीब। और जो गरीब है उसके पास इतने भी कपड़े और माल नहीं है कि वो अपने जिस्म को ढांप सके, तो उसके ऊपर रेत उसने अपने ऊपर डाली हुई और रेत में लेटा हुआ एक तरह से। तो जो बहुत अमीर आदमी है उसको कोई कहता है कि भाई अल्लाह ताला ये कहता है कि तुम उसकी नाशुक्री करो, तो वो कहता है मैं नाशुक्री किस चीज़ पे करूँ, मेरे पास तो दुनिया की हर आसाइश सब कुछ है, तो मैं कैसे नाशुक्री कर सकता हूँ। तो जब वो ये बात कहता है तो अल्लाह और दे देता है। हाँ। अच्छा, अब जब वो जो गरीब आदमी है जिसके पास कुछ नहीं है, उसने रेत से अपने आप को ढांपा हुआ है, तो उसके पास वो शख्स जाता है और वो कहता है कि अल्लाह ताला तुम्हें कहता है कि शुक्र अदा करो। तो वो कहता है मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, तो मैं कैसे शुक्र अदा करूँ। तो हवा आती है, हवा उस रेत को भी उड़ा के ले जाती है जिससे उसने अपने जिस्म को ढांपा होता है, तो वो भी चला गया। तो यानी कि अल्लाह ताला जब हमें इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटी छोटी हमारी एफर्ट्स पर जब बड़े बड़े रिवॉर्ड्स देता है, तो वो हमसे जाहिर है एक आम इंसान भी अगर होगा ना, मैं ओवैस के लिए कुछ करूँगी तो मैं चाहूँगी कि ओवैस भी पलट के मेरे लिए कुछ कर लें। तो अल्लाह ताला जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो अगर वो छोटी छोटी चीज़ों पर हमें बड़े बड़े रिवॉर्ड्स देता है तो फिर वो हमसे ये भी चाहता ज़रूर है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। ये तो ज़रूरी है। और फिर उस पर भी उसने रिवॉर्ड देने का वादा किया है। वो कहता है तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। तो ये तो मतलब आपको जिसे कहते हैं ना कि फ़ायदा ही फ़ायदा है, सिर्फ़ और सिर्फ उसने हमें फ़ायदा ही दिया है। और हम फिर भी इंसान जो कि असफला साफिलीन बन जाते हैं, हम अपने आप को बुरे से बुरा बना लेते हैं, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्रीचर्स हम बन जाते हैं। और बहुत सारी आयतों में अल्लाह ताला ने अपने इस नाम का जिक्र किया है, लेकिन एक ख़ास आयत जो मैंने आज के लिए चुनी है वो है सूरह तगाबुन की आयत। और उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम अल्लाह को कोई कर्ज़ दोगे, अब ये भी मिसाल बड़ी खूबसूरत मिसाल अल्लाह ताला ने, हो तो नहीं सकता वो मिसाल वही है ना कि अगर अल्लाह ताला के लिए कुछ करोगे, ये सोच कर कि अल्लाह ताला मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, यहाँ मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ तो अल्लाह ताला के लिए दे रहा हूँ, बिल्कुल कोई नेक काम कर रहा हूँ, कहीं अपना माल खर्च कर रहा हूँ तो अल्लाह ताला के लिए। तो ये इस मिसाल को अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है कि अगर तुम अल्लाह ताला को कोई कर्ज दोगे तो वो उसको तुम्हारे लिए बढ़ा देगा,
बढ़ाकर वापस करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये है उस अल शकूर ज़ात की शान कि जो कहता है कि मुझे कर्ज दोगे तो मैं बढ़ाकर वापस करूंगा, और फिर उसी आयत में कहा जाता है कि मैं तुम्हें माफ़ भी कर दूंगा। तो अल्लाह ताला हम सबको, जो हम कर्ज देने की कभी छोटी मोटी कोशिश कर लेते हैं, बहुत छोटी छोटी हमारे जो है अमाल हैं, अल्लाह ताला हमारे उन अमाल के बदले में बहुत बड़ी बड़ी नेकियां हमें अता फरमाए और हमें माफ़ भी फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा, अब आज वैसे आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ पर आप हमें सैर व तफरी कराने के लिए लेकर जा रहे हैं? मज़ेदार चीज़ें तो आप करते हैं ना, तो आज कहाँ का चक्कर लग रहा है हमारा? देखिए, मुल्कों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनका नाम पाकिस्तान से मिलता जुलता है। हाँ, जैसे कि पाकिस्तान बहुत सारे मुल्कों के नाम के आखिर में आता है। बिल्कुल। तो आज उन्हीं में से एक मुल्क है काज़ाकिस्तान। आज का काज़ाकिस्तान खाना बदोशों की बस्ती हरगिज़ नहीं लगता, अगरचे इसे काज़ाकिस्तान इसीलिए कहा जाता है कि ये खाना बदोश कौम कज़्ज़ाक की सरजमीन है। वस्त एशिया में वाक़ई ये मुल्क रकबे के एतबार से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, जिसका कुल रकबा 27,24,900 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर दुनिया के लिहाज से देखा जाए तो रकबे के लिहाज से काज़ाकिस्तान नवा बड़ा मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा के शुमारियात के मुताबिक इस मुल्क की आबादी 1,87,00,000 से ज़ायद है। आबादी के लिहाज से दुनिया में इसका नंबर 62वां है। काज़ाकिस्तान की कौमी ज़बान काज़िक है, लेकिन मुल्क में बड़ी तादाद रूसी ज़बान बोलने वालों की है। मुल्क की 70% आबादी मुसलमान, 26% ईसाई और बाकी 4% किसी मज़हब से ताल्लुक़ न रखने वालों की है। काज़ाकिस्तान खुश्की से महसूर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसके शुमाल में रूस, मशरिक में चीन, जुनूब मशरिक में किर्गिस्तान, जुनूब में उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान और जुनूब मगरिब में बहर क़ुज़वैन या कैस्पियन सी वाक़ है। बहर क़ुज़वैन दरअसल रकबे और हुजम के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी झील है। इसे समुंदर कहने के पीछे मंतिक ये है कि जब रूमी पहली मर्तबा इसके साहिल पर पहुंचे और उन्होंने इसका पानी चखा तो उन्हें नमकीन लगा। नमकीन पानी की बिना पर रूमियों ने इस झील को समुंदर करार दे दिया। बर्र-ए-आज़म एशिया में ताज़ा पानी की बड़ी झीलों में एक लेक बलकश लेक काज़ाकिस्तान में है। ये झील दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी झील है। काज़ाकिस्तान की तरेश वैली को गेंदों की वादी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पत्थरों की शक्लें गेंदों की तरह हैं। माहिरीन की राय अपनी जगह, मगर यहाँ के लोगों का ख्याल है कि कदीम दौर में काज़ाकिस्तान की सरजमीन पर जब बाहर से किसी ने हमला किया तो यहाँ के देवकामत जंगजू इरसरी ने इन गेंदों को अपनी गन में डालकर दुश्मन से जंग लड़ी थी। इन गेंदनुमा पत्थरों की जसामत कार जितनी है। एक वक्त में बुहेरा अरल काज़ाकिस्तान में दुनिया की चौथी बड़ी झील थी। दरियाए सायर और दरियाए आमू इसमें गिरते थे। सोवियत दौर में इस झील से कपास की फसलों को सैराब करने के लिए कई नहरें निकाली गईं। इस तरह 1988 में काज़ाकिस्तान दुनिया में कपास पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। मगर समुंदर का पानी कम होने लगा और एक वक्त ऐसा आया कि इस समुंदर का सिर्फ 5% पानी बाकी रह गया। अब सूखे हुए समुंदर की जमीन ने सहरा की शक्ल इख्तियार कर ली है। काज़ाकिस्तान की वसीअ व अरीज़ सरजमीन बड़ी मतनू है। इसमें घास के मैदान, क़ुतबी जंगलात, बर्फ़पोश पहाड़, दरियाई मैदान और सहरा सब कुछ शामिल है। पीरियोडिक टेबल की 110 एलिमेंट्स में से 99 केमिकल एलिमेंट्स काज़ाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं। मुल्क की आमदन का सबसे बड़ा जरिया तेल और गैस की सनत है। काज़ाकिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल मुल्क है। नूर सुल्तान, जिसका पहला नाम आस्ताना था, मुल्क का दारुल हुकूमत है। इससे पहले अलमाते काज़ाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। अलमाते काज़ाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है। लफ्ज़ अलमाते का मतलब सेबों की सरजमीन है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले सेब इसी जगह उगाए गए थे और आज भी यहाँ सेब बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। तारीख में वस्ती एशिया का ये इलाका ईरान के ज़ेर नगी रहा।
16वीं सदी तक यहाँ के लोग 3 वाज़े कबीलों की सूरत में मुनज़्ज़म हो चुके थे। इन कबीलों को मुकामी ज़बान में जुज़ कहते हैं। 18वीं सदी में रूसियों ने काज़ाकिस्तान पर हमलों का सिलसिला शुरू किया, जिसके नतीजे में 19वीं सदी के वस्त तक पूरा काज़ाकिस्तान सल्तनत रूस का हिस्सा बन चुका था। काज़ाकिस्तान ने 16 दिसंबर 1991 को सोवियत इत्तेहाद से अपनी आज़ादी का ऐलान किया। ये सोवियत इत्तेहाद से अलग होने वाली इसकी आखिरी रियासत थी। सोवियत दौर के रहनुमा नूर सुल्तान मुल्क के नए सदर बने। आज़ादी के बाद से 2019 तक नूर सुल्तान ही मुल्क के सदर और सुप्रीम लीडर रहे। मार्च 2019 में कासिम जोमार्ट तोकायेव मुल्क के सदर मुंतखब हुए, जो काज़ाकिस्तान के मौजूदा सदर हैं। काज़ाकिस्तान में दुनिया की पहली और सबसे बड़ी खला में रॉकेट भेजने की सहूलत मौजूद है, जो 1950 में रूस ने बनाई थी और ये अब तक काम कर रही है। काज़ाकिस्तान दुनिया के उन 4 ममालिक में शामिल है जो अपने एटमी हथियारों से रज़ाकाराना तौर पर दस्तबरदार हुए। काज़ाकिस्तान के अलावा यूक्रेन, बेलारूस और साउथ अफ्रीका इन ममालिक में शामिल है। काज़ाकिस्तान में इस्लाम 8वीं सदी में अरबों की वस्ती एशिया आमद से आया। 12वीं सदी के सूफी बुजुर्ग ख्वाजा अहमद यासावी का मज़ार 1379 में तैमूर लंग ने तामीर करवाया था। इसे यूनेस्को की जानिब से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये मज़ार तैमूर दौर की तामीरात में से बेहतरीन हालत में मौजूद है। काज़ाकिस्तान में 131 नस्लों के लोग रहते हैं, जिनमें काज़क, रूसी, जर्मन, तुर्क और मंगोल शामिल हैं। इस तरह ये दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां बहुत ज़्यादा नस्लों के लोग रहते हैं। दुनिया की सबसे बुलंद चिमनी GRES-2 पावर स्टेशन, जिसकी बुलंदी 419.7 मीटर है, काज़ाकिस्तान के इलाके इकिबस्तूज में वाक़ है। घुड़सवारी का आगाज़ करने वाले यही काज़ाक लोग हैं। कज़ाकों ने दुनिया में सबसे पहले घोड़ों को पालतू जानवर बनाया। घोड़ों का गोश्त काज़ाकिस्तान के लोगों की खुराक का बड़ा हिस्सा है। घोड़ों पर बाज के जरिए शिकार करना यहाँ का पसंदीदा और रिवायती खेल है। घोड़ी का खमीर शुदा दूध मुल्क का कौमी मशरूब है। समुंदर न होने के बावजूद काज़ाकिस्तान की बहरी फौज भी मौजूद है, जिसे कज़ाक नेवल फोर्स कहा जाता है। तो ये हो गई सैर काज़ाकिस्तान की। पासपोर्ट फुल हो गया, मेरे ख्याल में नया पासपोर्ट बनवा लेना चाहिए। हाँ नहीं, मेरे पासपोर्ट में अभी सफ़े बाकी हैं। चलें बस ठीक है, आप अपने पासपोर्ट को इस्तेमाल करें। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। सिंध के बाद पंजाब हुकूमत ने भी शॉपिंग मॉल्स और बड़े प्लाजों समेत दीगर मार्केट्स को पूरा हफ्ता खोलने की इजाज़त दे दी है। मुल्क के बड़े शहरों में इस वक्त ख़रीदारों के रश की क्या सूरत हाल है, क्या अवाम और दुकानदार हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद कर रहे हैं, और समाजी फासले के हवाले से बाज़ारों में कैसे इकदाम हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। कराची, लाहौर, पेशावर में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। तो सबसे पहले कराची चलते हैं। कराची में गयासुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गयासुद्दीन साहब, ये बताइए कि इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और मार्केटों में क्या सूरत हाल है? वालेकुम सलाम अवैस, मैं इस वक्त ज़ैनब मार्केट में मौजूद हूँ और मार्केटों में वही सूरत हाल है जिस तरह हमने कल भी रिपोर्ट किया था कि रश बढ़ता जा रहा है मुसलसल, और जो SOPs की खिलाफ वर्जी है वो हमें नज़र आ रही है। बड़ी तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं। 5 बजे जिस तरह टाइमिंग्स दी गई हैं मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स बंद करने की, तो मॉल्स आप देख रहे हैं कि शटर उसके गिरना शुरू हो गए हैं, 5 बजने ही वाले हैं, लेकिन लोगों का रश आपको मेरे अक़ब में नज़र आ रहा है। बड़ी तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे लोग बग़ैर मास्क के हमें ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और समाजी फासले की जो ख्याल की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग की, वो हमें नज़र नहीं आ रही है और भरपूर तादाद में रश बढ़ना शुरू हो गया है। बस कुछ दिन रह गए ईद के करीब में, तो लोगों को ये मौका अगर मिला है तो लोग इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, लेकिन एहतियात नहीं कर रहे। यही बात हुई आपकी, दरख्वास्त कर रहे हैं। किसी शख्स से बात हुई आपकी, आपने पूछा उससे कि भाई क्यों आप एहतियात नहीं कर रहे, क्यों मास्क नहीं पहने हुए, किसी से बात हुई? अवैस, जब हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे, तो उनका एक सादा सा जवाब होता है कि कराची में गर्मी बहुत है
और गर्मी से उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, परेशानी हो रही है, तो इस वजह से हम मास्क नहीं पहन पा रहे। और कराची का टेम्परेचर आपको पता है मुसलसल दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है और इस वक्त कराची में लाइटर हीट वेव भी है। तो इस हवाले से लोग ये बहाना बनाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जो लोगों ने समाजी फासले का ख्याल रखना है उसमें हमें बिल्कुल समाजी फासले का ख्याल नज़र नहीं आ रहा। चूँकि हम अभी बाहर खड़े हुए हैं, मार्केटों के अंदर SOPs पर अमल ज़रूर हो रहा है, लेकिन मार्केटों के बाहर जो लोगों का रश है वो बिल्कुल बेहंगम रश नजर आ रहा है हमें। तो गयासुद्दीन साहब ये भी बताएं कि हुकाम और जो एहलकार हैं उनकी तरफ से वो जो सील करने का मामला था कि जहां पर SOPs पर अमल नहीं होगा वो मार्केटें सील कर दी जाएंगी, वो क्या ठंडा पड़ गया क्या? जी हाँ, बिल्कुल ठंडा पड़ गया, क्योंकि कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने रिमार्क्स दिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया तो उसके बाद सबके ताज़िए ठंडे हमें नज़र आ रहे हैं और कोई शख्स हमें मार्केटों में कार्रवाई करता हुआ इस वक्त नज़र नहीं आ रहा और कोई मार्केटों में इंतजामी मशीनरी हमें नज़र नहीं आ रही कि वो लोगों को पाबंद करे या चेक एंड बैलेंस करे। साथ ही रहिए, हमें लाहौर जाने दीजिए। उस्मान खान साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब ये बताएं कि लाहौर में क्या सूरत हाल है मार्केट्स की? शिफा, लाहौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बिल्कुल कराची जैसी ही सिचुएशन है। गो के वहाँ पे हीट वेव है, लेकिन यहाँ पे भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड आज भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। मार्केट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहे। ख़रीदार हों चाहे वो दुकानदार हों, सभी जो हैं वो मास्क नहीं पहन रहे, ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। बहुत कम ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने मास्क यहाँ पर पहने हुए हैं और जो ख़रीदार हैं वो भी ज़्यादातर जो जिनकी तादाद है वो मास्क को नहीं पहन रही। अगर हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी गर्मी है और दूसरा ये कि उनको सांस लेने की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो मास्क नहीं पहनते। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जी हम भूल गए, मीडिया को देख के कुछ लोग डर भी जाते हैं कि यार हमने बात नहीं करनी, आप हमें चला ना दें। तो लोग SOPs का ख्याल नहीं कर रहे यहाँ पे भी। अगर हम बात करें 57 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को और पुलिस की तरफ से भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। डॉल्फिन फोर्स यहाँ पर 5 बजे के करीब जो है वो मार्केट्स को बंद करवाती है। बाकायदा तौर पर यहाँ पर लाउड स्पीकर के ऊपर लोग पुलिस वाले जो हैं वो दुकानें बंद कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई दुकानदार ऐसे हैं जो कि मार्केट बंद नहीं करते, ग्राहक जाते नहीं हैं। एक तो मार्केट्स को जो खोलने की जो परमिशन दी गई थी वो काफ़ी लेट दी गई और दूसरा जो ताजिर बरादरी है उनका ये कहना है कि 5 बजे तक का टाइम जो है उनके बिज़नेस के साथ ज़्यादती है। वो कम से कम वो ये चाहते हैं कि 12 बजे तक एटलीस्ट टाइम दिया जाए ताकि लोगों का जो रश है वो थोड़ा कम हो और उनकी जो कारोबार भी है उसमें भी जो है वो बेहतरी सके। ठीक है उस्मान साहब, हमारे साथ ही रहिए। हम पेशावर को भी रुख करते हैं ज़रा। पेशावर से हमारे पास ज़ीशान अनवर साहब हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं हमें, हम न्यूज़ के नुमाइंदे हैं। जी ज़ीशान, अस्सलाम वालेकुम। और ये बताएं कि क्या सूरत हाल है पेशावर में बाज़ारों की? वालेकुम अस्सलाम शिफा। पेशावर की सूरत हाल दीगर शहरों से मुख्तलिफ नहीं है और यहाँ भी वक्त कम मुकाबला सख्त वाली सूरत हाल है। यानी लोग सुबह सवेरे ही, जब 8 बजे का टाइम दिया गया है कि 8 बजे दुकानें खुलना शुरू हो जाएंगी, हम 8 बजे या 9 बजे जब इन मार्केटों की सूरत हाल देखते हैं तो ना सिर्फ दुकानें खुली होती हैं बल्कि ख़रीदार भी आना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अब डेडलाइन जो है, दिन की डेडलाइन ये ख़त्म होने को है, लेकिन अब भी जो मरकज़ी शाहराएँ हैं उस पर काफ़ी ट्रैफिक है और ट्रैफिक जैम की शिकायत भी आ रही है। साथ ही साथ जो अंदर के इलाके हैं, जो अंदरूनी बाजार हैं, वहाँ पर अगर देखा जाए तो वहाँ तो कदम रखने की भी जगह नहीं है। दुकानदार और उसके साथ गाहक, SOPs क्या होते हैं, समाजी फासला बरकरार रखना क्या होता है, शायद इससे खुद को बेखबर किया हुआ है और जितने भी दुकान हैं, जितने भी रास्ते हैं, उन पर कदम रखने की जगह नहीं है, तो समाजी फासला क्या रखा जाएगा। साथ ही जब हम इन लोगों से शुक्रिया ज़ीशान अनवर साहब, हर जगह हमें यही सूरत हाल नज़र आ रही है। अब ये वक्त बताएगा कि इस सूरत हाल का असर क्या होता है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। मुल्क भर में कोरोना के केसेस की तादाद 45,900 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 1140 तक पहुंच चुकी है। ईद की खरीदारी के लिए बाज़ारों में आवाम का रश बढ़ चुका है। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना से बचाव के लिए इकदाम क्या किए जा रहे हैं, समाजी दूरी बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं और ईद के हवाले से इस्लामाबाद में क्या हिदायत जारी की जा रही हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डिप्टी मेयर इस्लामाबाद ज़ीशान नकवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, ये बताइए कि ये जो मामलात हैं कोरोना के, आवाम तो नहीं संभल रही
और आवाम को शायद मुझे लगता है कि समझना भी नहीं है। उनको बता दिया टीवी पर भी, मीडिया ने भी, वज़ीर आज़म ने भी आकर के भाई आप ख्याल रखें, लेकिन वो ख्याल नहीं रख रहे। अब जब इस्लामाबाद की इंतज़ामिया मुख्तलिफ़ जगहों पर SOPs इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करती है तो लोग किस तरह की बातें करते हैं और क्या उनका रिएक्शन सामने आता है, वो क्या कहते हैं, क्यों वो अमल नहीं कर रहे इन चीज़ों पर? लोगों में जो सबसे ज़्यादा जो आता है जी, कहते हैं जी कि अगर इतना ही ख़तरनाक है तो उसको खोला क्यों गया। पहला तो वो ये करते हैं सवाल कि जी इस तरह हो गया, तो या एक ब्लेम गेम ये करते हैं जी फलां जगह तो खुला हुआ है, इधर क्यों नहीं खुला हुआ, उधर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप क्यों कर रहे हैं ये। मतलब तरह तरह के, वैसे भी रोज़े की हालत में होते हैं तो वो वैसे ही थोड़ा जज्बात में होते हैं, तो इस तरह के इश्यूज आते हैं। हालांकि मैं तो समझता हूँ कि लोगों को अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना चाहिए, अपनी फैमिली के। फिर आगे से जिम्मेदार जो होते हैं लोग, जो एहलकार हैं, जो इंतजामिया, वो फिर आगे से इन सवालों का क्या जवाब देते हैं उनको? वो यही बताते हैं जी कि हमारे जो लोग हैं ये SOPs हैं, ये खोला गया है तो इन SOPs के तहत खोला गया है, तो आप इस पे यहाँ पे कोई एक्शन वगैरह होता है? मतलब अब जिस तरह कराची की तो हमने सुना कि उन्होंने बड़ी मार्केट्स और प्लाजाज बंद भी कर दिए थे, सील भी कर दिए थे। जी यहाँ भी होते हैं जी, यहाँ सील भी होते हैं, जुर्माने भी होते हैं, वार्निंग आजकल हो रहे हैं। जी बिल्कुल होते हैं, डेली बेसिस पे होते हैं जी। अच्छा, प्राइस चेकिंग पे भी होते हैं जी, अगर कोई आप जिस तरह हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं नहीं उस पे तो होते हैं, लेकिन हम तो खास तौर पे SOPs के हवाले से बात करें ना, कोरोना के, कि जहाँ पर वायलेशन हो रही है, जहाँ पर बहुत रश हुजूम जमा हो जाता है, लोग एक दूसरे के साथ चिपक के खड़े हैं या उस किस्म की कोई चीज़ नज़र में आती है तो फिर उस पे पाबंदियां है। लेकिन वो आवाम पे तो वो ना कुछ नहीं किया जा सकता, अलबत्ता दुकानदारों पे ये किया जाता है, जुर्माने भी किए जाते हैं, सील भी किया जाता है उनका, अगर कोई शॉप अगर वायलेशन कर रही है। अच्छा। तो लेकिन आवाम को भी चाहिए कि थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा मसले में तामन करें। वो हमारी आवाम जो है वो जब तक उनके सर पर कोई दारोगा ना खड़ा हो उस वक्त तक आपको पता है कि हम कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अच्छा, मैक्सिमम क्या किया जा सकता है? चले दुकान तो सील कर ली जाएगी, उससे जुर्माना लगा दिया जाएगा, जो कॉमन पब्लिक है उसके ऊपर क्या SOP इम्प्लीमेंट करवाया जाता है? अगर मिसाल के तौर पर कोई बाहर फिर रहा है और वो पूरी फैमिली आ गई है बच्चों को लेकर भी और शॉपिंग करने के लिए मार्केट में आ गए और मास्क उन्होंने नहीं पहने हुए, तो उन पर क्या मैक्सिमम जुर्माना हो सकता है या क्या सज़ा हो सकती है? उन पे ये किया जाता है जी, जो अभी हमने शुरू किया है कि कोई बंदा भी मास्क के बगैर दुकान के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस पर इम्प्लीमेंट तो वो मस्ट है कि अदरवाइज वो शॉप के अंदर नहीं जाएगा। अगर जिसकी शॉप में जाएगा तो उस पर जुर्माना किया जाएगा या उसकी दुकान सील की जाएगी। तो शॉप वाला ही फिर इस बात को यकीनी बनाएगा कि वो दुकान में ना आए। जी बिल्कुल ऐसे, मतलब उसने गेट पे सैनिटाइजर पड़ा होना चाहिए, जो बंदा अंदर जाए, या जो बड़े मॉल्स हैं उनमें तो सैनिटाइजर गेट्स भी लग चुके हैं ताकि वो उसके थ्रू उसके अंदर से दाखिल होके जाएँ। तो लेकिन वो बात वही है जी कि आवाम को इसमें तावन करना पड़ेगा। तो फिर आवाम अगर मिसाल के तौर पर कोई निकली हुई है फैमिली और चले दुकानदार तो उन्हें रोक देता है कि हम दुकान में आपको नहीं आने देंगे, लेकिन उस आवाम के लिए हमने कोई ऐसा कानून बनाया हुआ है, कोई ऐसी चीज़ है इसमें वर्किंग हो रही है जी कि जो मास्क पहनना मस्ट कर दिया जाए। ये हम इस्लामाबाद में वर्किंग कर रहे हैं कि इस पे एक बाकायदा एक कानून साजी भी की जाए। बल्कि गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अब जो हालात पैदा हो रहे हैं ये ठीक नहीं लग रहे। तो इसमें अगर मास्क पहनना मस्ट करार देना चाहिए। इतनी छोटी सी जो एक इम्प्लीमेंटेशन अगर करनी हो कि मिसाल के तौर पर हमने ये एक चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है कि अगर किसी ने इस्लामाबाद में मास्क नहीं पहना तो हम उस पर 1000 रुपये का जुर्माना कर देंगे फॉर एग्जाम्पल। जी। तो इस चीज़ को पास करवाने में कौन कौन से मरहले होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है और कब जाकर ये कितने अरसे में पास हो जाती है छोटी सी चीज़? ये अगर तो ये करेंगे तो पहले तो ये मंजूरी समझे, कोई भी नया कानून अगर बनता है तो वो तो कैबिनेट से मंजूरी होगी, फिर आगे से आप उसको सेनेट में लेके जाएंगे, फिर जाएगी वो प्रेसिडेंट के पास, तब जाके ये इस छोटी सी चीज़ के लिए भी छोटी सी चीज़ कि भाई अभी बीमारी आ गई है, जी वबा फैल गई है, लॉकडाउन खुल गया है और हम चाह रहे हैं कि पब्लिक मास्क पहने और जो नहीं पहनेगा उस पर 1000 रुपये जुर्माना होगा, उसका ये प्रोसेस है। प्रोसेस ये है। मतलब दूसरा ये अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी तो किया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज तो इसको किया जा सकता है, वो इशू नहीं है। लेकिन जो अगर आप इसको बाकायदा लागू करेंगे पूरे मुल्क में, क्या कर सकती है डिस्ट्रिक्ट में? तो ये जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं जी, जिस तरह ज़िले इंतज़ामिया भी या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद, इसमें यही हो रहा है कि जो जुर्माने किए जा रहे हैं, जैसे अब पानी का बहरान पैदा हुआ तो हमने ये किया कि जिसके घर के जो पोर्च से बाहर पानी आएगा ना रोड पे या गली में, उसके 5000 जुर्माना होगा। इसके लिए तो कोई ऐसी पार्लियामेंट नहीं, उसके हमने अपने हाउस से जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद का हाउस है ना जी, जो बलदियाती नुमाइंदे हैं
उसके इजलास से हमने इसकी अप्रूवल ली थी। सही है, तो इस तरह की चीज़ की 1000 रुपए जुर्माने वाली अप्रूवल जो है वो नहीं ले सकते आप लोग, या कोई ऐसी चीज़ जिससे पब्लिक को थोड़ा सा, लेकिन डर होता है तो पब्लिक कुछ हमारी जरा सीरियस इस पे हो रहे जी, काम हो रहा है, उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में हो। ये वाला जवाब बड़ा वैसे सियासी जवाब होता है, किसी भी काम हो रहा है, अब हम उम्मीद रखें क्योंकि इंशाल्लाह शायद तो वर्किंग हो रही है, साथ कोरोना की भी वर्किंग हो रही है, वो भी अपना काम कर रहा है। खतरनाक है जी, वो तो यकीन करें। हमारा तो फिर रोजा हो जाता है इंसानों का, तो हम जरा सुस्त हो जाते हैं, उसका तो रोजा वोजा भी कोई नहीं है, वो तो लगातार लगा हुआ है और नीस्त नाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी आलमी इंसानियत काम को तेज करना पड़ेगा, मेरा ख्याल है ये जरूरी है। आप देखिए ना, इस तरह की चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि दिन रात लगा के भी अगर आपको मीटिंग्स करनी पड़ती हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो करेगा कौन? ये असल में डायरेक्टली ना हम नहीं कर सकते जी, ये ज़िले इंतज़ामिया करेगी, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ जो ना ICT के पास है, उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। हमारे एंड पे तो हम हर तरह से तैयार हैं। इन्होंने हमें कहा जी कि आप लोग ना मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद के पास पूरा इन्वायरमेंट है, पूरा सैनिटेशन, जो जितनी सिविक मैनेजमेंट है या जो बाकी चीज़ पानी है, वाटर, तो ये चीज़ें सारी हम देख रहे हैं। तो इन्होंने हमें कहा जी कि आप फौरी तौर पे ना जितने भी 204 पार्क्स हैं हमारे, इनको बंद करें, ग्राउंड्स बंद करें। हमने फौरी तौर पे बंद नहीं, अभी खुल गए हैं, वो बाकायदा SOP के तहत ही खोले हैं हमने, तो वो हमने टोटल लॉकडाउन किया। जू भी हमने बंद कर दिया। ट्रांसपोर्ट की आप लोगों की क्या सूरत हाल है यहाँ पर? ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो उनकी तरफ से थोड़े तफावज़ात हैं, जो किराए की मद में या इतना अगर 12 बंदों की गुंजाइश है तो 6 करेंगे तो हमारा ख़र्चा नहीं पूरा होगा। इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, लेकिन बाकी इस्लामाबाद में तो हल्का फुल्का चल रहा है जी सिलसिला। अगर हमारे यहाँ पर इस्लामाबाद में किसी घर में कोरोना के कोई केसेस आते हैं, 2 या 3 केसेस हो मिसाल के तौर पर, तो फिर SOPs और प्रोटोकॉल क्या होता है, किस तरीके से आप लोग डील करते हैं? उनको क्वारंटीन करना, उनको जो है वो अस्पताल ले जाना, पहुँचाना वगैरह वगैरह? उसमें यही होता है जी कि ज़्यादा प्रेफर तो करते हैं होम क्वारंटाइन में जी। तो उसमें यही है कि जैसा केसेस आते हैं तो फिर फौरी तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विसेज हैं या DHO या NIH की टीम आती है, फौरी तौर पे उसकी फैमिली हिस्ट्री ली जाती है, उसके घर में काम करने वालों की हिस्ट्री ली जाती है, फिर उनसे पूछा जाता है कि आप किन किन लोगों से अट्रैक्शन रहा है इस मीनवाइल ना, फिर उन सब लोगों के टेस्ट कराए जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है जी, बड़ा अच्छा, मतलब इस पे इसी वजह से काबू पाया गया है। और फिर उसका ये किया जाता है कि उसके घर के बाहर अगर वो घर में है तो उसकी गली को सील कर दिया जाता है, या अगर वो अलहदा घर है तो उसके घर के बाहर पुलिस के जो बंदे बिठा दिए जाते हैं और उनको मेक श्योर किया जाता है कि मुलाकात किसी से भी ना हो, और बल्कि घर वालों को भी मेक श्योर कराया जाता है कि आप लोगों ने भी बाहर नहीं निकलना और अलहदा रहना है। तो उन लोगों की तरफ से जिनके घरों में कोरोना के केसेस होते हैं, उनकी तरफ से किस किस्म की रेजिस्टेंस आती है? क्योंकि हमने ये भी सुना कि भाई लोग तो क्वारंटाइन से भाग भी गए, घबरा भी जाते हैं। लोग तो इतने, मैं समझता हूँ कि पता नहीं गिरफ्तार करके शायद थाने ही ले जा रहे हैं। शुरू में ये हुआ था, अभी तक भी आप वाली बात है कि ऐसे ही हो रहा है कि अब शहर में किसी के घर के बाहर पुलिस बैठ जाए तो अक्सर फ़ोन आते हैं मेरे हमको मुजरम है, हमारे घर के बाहर पुलिस बिठा दी आपने। ये हालांकि ये उन्हीं की सेफ्टी के लिए है, बिल्कुल, कम से कम, या दाएं बाएं जो लोग हैं उन्हें भी पता चल जाता है कि इस घर में कोई पेशेंट है तो इससे हमने दूर रहना है। तो उसमें मेरे ख्याल में इनको तावन करना चाहिए। लेकिन बात आप वाली है कि वो लोग तो कहते हैं जी कि हम तो मुजरम बना के रख दिया हमने, इसको नहीं भी पता था, इसको खुदा न खास्ता लोग गलत नज़र से अगर पता चल गया तो जैसे बदनामी हो जाएगी, पता नहीं बदनामी होगी है कि हम क्या, अल्लाह माफ़ करे, कोई बड़ी कोई मूजी मर्ज लग गई जिसका इलाज ही कोई नहीं है। तो हालांकि ये उन्हीं की सेफ्टी के लिए है। सही। कौन से ऐसे 3 काम हैं जो कि आप लोगों की नज़र में इंतहाई ज़रूरी हैं और जो आप लोग कर रहे हैं अपनी इंतज़ामिया के हवाले से कि जिससे मज़ीद शहर जो है उसमें जी हमने जिस दिन ये कोरोना का इशू शुरू हुआ तो फौरी एक्शन हमने यही लिया कि जिस तरह हमारे पास अपना स्टाफ है, एमरजेंसी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल जो है हमारा, उसके थ्रू हमने जितने भी इस्लामाबाद का दही और जो शहरी इलाका है उसमें हमने जो ये एंटी कोरोना स्प्रे होता है जी क्लोरीन का, वो उससे हमने पूरा एरिया, चाहे वो शहरी इलाका है चाहे वो दही इलाका है, उसमें हमने स्प्रे करवाए फौरी तौर पे। और उसके बाद हमने जो इश्यूज़ थे लोगों के, जिस तरह कुछ सप्लाई का, वाटर सप्लाई का इशू था, तो जिसके लिए लोग सप्लाइयों पे बाहर निकलते थे कंप्लेंट्स लिखाने के लिए, उधर हमने टैंकर्स, प्राइवेट टैंकर्स भी लगाए ताकि घरों तक पानी की जो है, क्योंकि रमज़ान भी है तो इस वजह से इनको लोगों को परेशानी ना हो, लोग घरों में बैठें, वो हमने किया फौरी तौर पे। उसके अलावा जो हमारा जो सैनिटेशन स्टाफ है उसके थ्रू हमने ये कैंपेन शुरू की थी कि घर के बाहर से ना
जो जो छोटा लाउड स्पीकर होता है उस पर करके हमारा स्टाफ जाता था कि अपने घर का जो कूड़ा है आप घर के बाहर रख के अंदर चले जाएं। अच्छा। ताकि वो जो हाथ का जो होता है वो सिलसिला भी ना हो, एक दूसरे से वो चीज़ ना हो। लेकिन सवाल मेन ये है कि इस्लामाबाद को लोग बड़ा आसान छोटा सा समझते हैं कि छोटा सा इस्लामाबाद है, लेकिन इस्लामाबाद भी बहुत फैला हुआ है और फिर इसमें MCI, ICT, CDA हर किस्म की आपको एक इदारा मिलता है जो इस्लामाबाद इंतजामिया कहलाता है। तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, बस ये जरूरी है। नहीं, बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है जी, इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ CDA हो गया, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद मिल के काम कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को हम मिल के काम करेंगे तभी हम इसमें करेंगे। अगर इस चीज़ पे भी हम आपस में जो अदारों की कशमकश रहेगी तो फिर तो हम अपने शहरियों के साथ ज्यादती करेंगे जी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका वक्त दिया आपने। और छोटा शहर जो है उसके हवाले से एक हदीस है बड़ी अहम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहर जो है वो छोटे होने चाहिए और जब शहर बढ़ने लगे तो दूसरे नए शहर आबाद करो। बिल्कुल। तो अब जब नए शहर आबाद करने की बात आती है तो अब आप सिर्फ ये हदीस जरा पाकिस्तान के शहरों पर इम्प्लीमेंट करके देख लें और फिर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कितना दूर है इस हदीस से। और 4 शहरों की मसाइल और मुसीबतें जो आती हैं उन पर इम्प्लीमेंट करके देख लें, आपको हदीस में हिकमत समझ आ जाएगी। बिल्कुल, लेकिन हम उस हिकमत से कितना दूर हैं उसके लिए हमें क्या करना है ये ज़रा सोचने की बात है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक रमज़ान और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद। कुरान करीम फुरकान हमीद हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी और निजात का ज़रिया है। क्या कुरान पाक की आयात बीमारियों से शिफा देती हैं? क्या किसी ऐसे तबीब के पास अपना मर्ज़ लेकर जाना चाहिए जो कि कुरानी आयात के ज़रिए इलाज करता हो? और इसके अलावा एक और राइज बात है, वो है इसमें आज़म के हवाले से, वो क्या है, उसकी फ़जीलत क्या है? अस्माउल हुस्ना से भी बीमारियों का इलाज किया जाता है तो वो किस तरह होता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। मज़हबी स्कॉलर जनाब डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खालिद साहब। अच्छा खालिद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? राब्ते में शायद कोई खलल है तो हम ज़रा दोबारा से कांटेक्ट कर लेते हैं। जी खालिद साहब, क्या अब आपको आवाज़ आ रही है? थोड़ी सी आवाज़ में हमारे कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये होता है ये आजकल हो रहा है, ये तो होता रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है, बेहतर हुई। डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिद साहब, ये बताइए कि कुरान करीम फुरकान हमीद ज़ाहिर है ये अल्लाह ताला की किताब है और इस किताब का एक जो पर्पस बयान किया जाता है वो तो ये है कि हम इसे पढ़ें, समझें, अमल करें और इससे हिदायत लें। दूसरी जो उसके हवाले से जो रूहानी बरक़ात हैं इसकी, उसके हवाले से बीमारियों के इलाज के हवाले से क्या हुक्म है और हमें क्या इसमें मिलता है कि किस तरीके से इससे इलाज हो सकता है बीमारियों का? देखिए, जाहिर है कि दीन के हर मामले में कोई शख्स जब बात करता है तो वो उसकी अपनी ओपिनियन होती है, वो गलत भी हो सकती है। मुझे जो बात समझ में आई है वो ये है कि कुरान मजीद ने अपनी आयात के बारे में कहा है कि उसमें फी शिफा, उसमें शिफा है, जैसा कि उसने शहद के बारे में भी कहा। तो हमारे यहाँ बहुत से लोगों का जहन इससे इस जानिब मुंतकिल हुआ कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि इससे लोगों की बीमारी का इलाज मुआलजा भी होता है। कुरान का अपना एक स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है जिसमें बाज़ औक़ात वो बात इजमाल और इख्तिसार के साथ बात करता है और बाज़ औक़ात उसी को तफसील से बयान करता है। इस शिफा की तफसील खुद कुरान ने बयान की और ये फरमाया कि ये शिफाउल लिमा फिस सुदूर है। ये असल में इंसान के अंदर की जो बीमारियां हैं, बुग़्ज़, कीना, नफरत, हसद, दुनिया परस्ती, तकब्बुर, इन बीमारियों का इलाज है। कुरान कोई दुनियावी इलाज करने वाली किताब नहीं है। ताहम हमारे यहाँ बहुत से लोगों का ये तजर्बा है, उनका ज़ाती तजर्बा है कि बाज़ आयात, बाज़ सूरतों के पढ़ने से लोगों का इलाज हो जाता है। हम ये कहेंगे कि ये कुरान के बारे में बहुत कहा जाता है ये और माना भी जाता है। जी, ये दीन नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ पैगाम नहीं है कि जिसके लिए कुरान आया है। लोगों का तजर्बा है और इसको ऐसे ही बयान करना चाहिए। यानी लोग इसमें फ़र्क नहीं करते। मैं आपसे गुजारिश करूं, इसका नतीजा ये निकलता है कि कुरान बहुत से मुसलमानों के लिए महज इलाज मुआलजे की किताब बनकर रह गया है और कुरान के अंदर जो असल शिफा है, यानी हमारे लिए रूहानी बीमारियों का इलाज, वो या पस मंज़र में चला गया है या सिरे से ख़त्म हो गया है।
चुनाचे इस बात का इनकार नहीं करना चाहिए कि बाज आयात के, जैसे बाज लोग क्लेम करते हैं कि सूरह रहमान के पढ़ने या सुनने से बाज लोगों का कैंसर का इलाज हो जाता है, बेहतरी हो जाती है। इस हकीकत का इनकार नहीं किया जा सकता। ये कुरान मजीद के पैगाम, उसके अल्फाज की एक बोनस वैल्यू, एडिशनल बरकत तो हो सकती है, मगर इसको ऐसे ही बयान किया जाएगा कि ये असल में लोगों का तजर्बा है और यकीनन अल्लाह के कलाम में ये बरकत हो सकती है। इसको अगर डेफिनेट एक दीनी क्लेम के तौर पर पेश किया जाएगा, इसमें बड़ी उलझने, बड़े मसाइल हैं। फिर जाहिर है कि लोग ये कहेंगे कि ये दीन है, और दीन के मुकाबले में अगर कोई और चीज़ ज़्यादा मौसर हो गई तो उससे और सवालात पैदा होंगे। तो डॉक्टर साहब, जो लोग बस क्योंकि आपने सूरह रहमान की भी बात की, कैंसर का भी जिक्र किया आपने, तो उसी के हवाले से मैं आयत करीमा के बारे में भी पूछना चाह रही हूँ कि कुछ लोग इसका भी बहुत ज़्यादा विरद करते हैं और कहते हैं कि ख़त्म करें इसको भी, और 1.25 लाख दफ़ा पढ़ना चाहिए और उससे भी जो है कैंसर का इलाज हो जाता है। तो ये भी क्या एक बोनस ही हमें मिल रहा है? इसमें बात क्या वही है जो आपने बताई सूरह रहमान के हवाले से? ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन मैं गुजारिश करूँ, चूंकि ये मसला बड़ा अहम और नाजुक है। कुरान हमारा दीन है, हमारे दीन की बुनियादी सोर्स है, इसलिए इसको पढ़ा जाएगा दीन के हवाले से। बाज़ औक़ात ये दीन के अलावा दुनियावी मकासद के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। ज़ाहिर है कि अगर कोई शख्स बीमार है, सूरह फातिहा को पढ़ के आपने दम किया पानी में और पानी पिया और उससे इलाज हो गया, ये बिल्कुल मुमकिन है। मगर ये वाज़ेह होना चाहिए कि ये कोई दीनी अमल नहीं है। वजह यह है कि अगर आयत करीमा 1.25 लाख जैसे हमारे यहाँ ख़वातीन में बहुत मशहूर हो गया है, ये मालूम होता है कि वो इसको बाकायदा दीनी जज्बे से करते हैं। ये बताना चाहिए कि दीन सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ पैगाम और आपकी हिदायत है। आपने जो दीनी लिहाज से पैगाम नहीं दिया, इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, उनको दीनी लिहाज से बयान नहीं करना चाहिए। इस एहतियात के साथ अगर कोई इलाज करता है, कोई हर्ज नहीं। जाहिर है अगर लोगों का तजर्बा है तो कुछ ना कुछ तो होता ही होगा भाई। अच्छा, अब यहाँ पर ज़ाहिर है जो आयात करीमा या मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जिनको लाखों मरतबा पढ़ना वगैरह, ये सारी वो चीज़ें हैं, अगर वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं हो रही तो फिर ज़ाहिर है वो उनकी वो वर्थ नहीं रहेगी जो उस बात की आएगी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नती हदीस से हमारे पास आएगी। अब जब हम हदीस और सुन्नत की बात करते हैं तो उसमें भी हमारे पास अहादीस ऐसी आती हैं कि जिसमें बात होती है कि सूरह यासीन और सूरह फातिहा ख़ास तौर पर इसके हवाले से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीमारियों के शिफा के हवाले से, तो फिर उन अहादीस को फिर हम कैसे एवेल्युएट करेंगे? उन अहादीस को भी हम उसी कैटेगरी में रखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो असल दीन दिया। देखिए ना, सूरह यासीन है, उसका एक पूरा पैगाम है। वो बताती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है। कुरान की हिकमत इस चीज से साबित होती है, ये चीज कुरान की हिकमत से साबित होती है, और बहुत सारी बातें हैं। आपने इसके अलावा ये भी बताया कि देखो बाज़ औक़ात इससे ये इलाज भी होता है। आपने इसको मुसलमानों को अपना इलाज करने का तरीका नहीं बताया, वरना तो फिर ये होना चाहिए ना कि मुसलमान सबसे पहले अपने इलाज के लिए सूरह यासीन, सूरह फातिहा को इख्तियार इस्तेमाल करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात हुए, जैसे मिसाल के तौर पर आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो लोग खजूर के दरख्तों में पैवंदकारी करते थे, जिससे कि उनको ज्यादा फसल मिलती थी जी। आपने किसी मौके पर एक तबसरा फरमाया कि ये ना भी करें तो क्या है, तो लोगों ने उसको करना बंद कर दिया और फसल कम आई। जब आपके इल्म में ये बात आई तो आपने फरमाया, ये तो मेरा एक जाती ओपिनियन था, अंतुम आलमु बि उमूरी दुनियाकुम, तुम दुनिया के मामलात मुझसे बेहतर जानते हो, मैं तुम्हें ये बातें बताने नहीं आया, मैं तुम्हें अल्लाह की इबादत, अखलाकियात, शरीयत, ईमानियात ये बताने आया हूँ। बाकी दुनिया के मामलात में भी खुदा के कलाम के अंदर बरकतें हैं, उनसे तुम अगर फायदा उठाओ तो बेशक उठा सकते हो, मगर इस वजाहत के साथ ये दीन नहीं है। क्योंकि देखिए अब हुआ ये है कि लोग आप देखते हैं कि अल्लाह का जिक्र करते हैं, तस्बीहात करते हैं, 1.25 लाख
उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ स्पेसिफिकली उस चीज़ की जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। अब जब उन्होंने फरमा दिया तो फिर उसके बाद तो फिर हमारे पास दो राय नहीं रहेंगी ना। मतलब बाकी जो चीज़ आवाम कर रही है या जो दूसरे लोगों से आ रही है उनको तो हम चलें साइड पर कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर सूरह फातिहा और सूरह यासीन के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कर दी तो फिर इस पर मैं थोड़ी सी मजीद आपसे तशरीह चाहूँगा अपने इल्म के लिए। एक छोटा सा वक्फा हमें लेना है, वक्फे के बाद जब दोबारा आते हैं तो इस पर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक रमज़ान, और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद। डॉक्टर खालिद ज़हीर से बात हो रही है कुरानी आयात से इलाज के हवाले से। खालिद साहब, जो सवाल मेरा था वो ये था कि जहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, सही अहादीस जो हमें मिलती हैं कि भाई सूरह यासीन के हवाले से या सूरह फातिहा के हवाले से, तो उसके हवाले से फिर हमारा ईमान क्या होना चाहिए? क्योंकि वो तो जो उनका अमल या जो उन्होंने जो बात कह दी वो तो फिर ठीक है, ज़ाहिर है उनकी ही सुन्नत है कि इलाज करवाओ, अब इलाज भी करवाएं, लेकिन दीन का हिस्सा हो गया, दीन का हिस्सा हो गया। फिर वो अगर स्पेसिफिकली इन दो चीज़ों के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, बाकी जो चीज़ें कहीं और से आ रही हैं मैं उससे इस वक्त कंसर्न नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अहादीस में जो मेंशन हुई बात उससे कंसर्न हूं। देखिए, गुजारिश ये है कि हमारा दीन हमको मिला है पूरी तरह से ऑथेंटिक, काबिल एतमाद ज़राए से। बिल्कुल, कुरान भी और सुन्नत भी। कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने मुसलमानों के इजमा, मुकम्मल इत्तेफाक और तवातुर, अनइंटरप्टेड कॉन्टिन्यूटी से हम तक पहुंचाया। इसी तरह से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह की सुन्नत ये भी कुरान ही की तरह महफूज है। अहादीस इन्हीं की वजाहत है, इनका फुटनोट है, वो अलग से कोई सोर्स नहीं, वो इन्हीं सोर्स को मजीद क्लैरिफाई करती हैं। चुनाचे ये जो आप बात बयान कर रहे हैं, हमको ये बात मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के एक लोगों के सरबराह बुजुर्ग की हैसियत से बहुत से दुनियावी इलाज भी बयान किए। हिजामा भी आपसे साबित है, मगर हम हिजामा के बारे में ये नहीं कहेंगे कि ये कोई सुन्नत है, ये आपके ज़माने का इलाज था। जैसे मिसाल के तौर पर ऊंट की सवारी उस जमाने की सवारी थी, ऐसे ही आपने बाज मौकों पर कुरान मजीद की ये जो एक इजाफी वैल्यू है इसको बयान किया। जब आप कहेंगे ना ये सुन्नत है, इसमें एक सवाल पैदा होगा, फिर ये बताइए कि ये किन किन बीमारियों के लिए सुन्नत है? क्या उनमें फिर इलाज इससे पहले करना चाहिए, बाकी डॉक्टर्स के पास बाद में जाना चाहिए? ये तरह तरह के उलझाव पैदा होंगे, इसको बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। यानी कि सुन्नत की डेफिनेशन भी फिर नहीं सीधा रखना, वैसे क्या इस तरह नहीं हो सकता बहुत आसानी से सीधा रखें कि ये सूरह फातिहा और सूरह यासीन जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ये सब बीमारियों में आप इस्तेमाल करें और इलाज भी करवाते रहें साथ साथ, मेक इट सिंपल। नहीं, लेकिन गुजारिश ये है कि बात ये है कि क्या फिर ये जो इलाज है ये इलाज मुअस्सिर होगा? बाज लोग कहेंगे कि हम इसके अलावा कोई और काम क्यों करें, जब अल्लाह के पैगंबर ने हमें बता दिया और वो दीन लेके आए और ये भी दीन है, तो फिर मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? तो हम ये कहेंगे कि जिसको ये करना है वो जरूर करे, ये एक बड़ी अच्छी चीज है। जाहिर है कि हमें अल्लाह से भी दुआ करनी है, देखे ना, दुआ करनी है ना हमें, हम अल्लाह से भी मांगेंगे, हम इलाज भी करेंगे, लेकिन इसको दीन का हिस्सा इसलिए नहीं बनाएंगे कि दीन आया है आपके अखलाक, आपके ईमान, आपकी शरीयत, इन मामलात के लिए। ये दुनियावी मामलात हैं जिनमें बाज़ औक़ात बाज़ दीनी एक्सप्रेशंस, आयात मुअस्सिर होती हैं, तो उनको उस कैटेगरी में रख के हम लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात साबित हो जाए तो उसको लोगों को बताने में यकीनन कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़े अहम मौजू पर बात हो रही थी। अब एक और मामला, मेडिकल के हवाले से ही बात हो रही है, तो ज़रा एक और डायमेंशन की तरफ जाते हैं और साइंसी टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की हो गई है उस हवाले से हम बात करेंगे, स्टेम सेल थेरेपी के हवाले से। और स्टेम सेल थेरेपी जो है वो एक बड़ा जदीद तरीका इलाज है और उसमें जिस्म के वो सेल्स जो कि डैमेज हो जाते हैं उनको ठीक करने के लिए स्टेम सेल सर्जरी इस्तेमाल की जाती है और किसी भी सेल की शक्ल में ढल जाते हैं ये स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स की जो
सर्जरी है, वो जो थेरेपी है, वो बीमारियों के इलाज के लिए कितना कारआमद है, इस थेरेपी से कौन सी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है और क्या स्टेम सेल थेरेपी कोरोना के इलाज में भी इस्तेमाल हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद सलमान नईम गिलानी साहब, जो कि MBBS हैं और इसके अलावा वो स्टेम सेल थेरेपी के भी कंसल्टेंट है, FACP और MD है फ्रॉम USA। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सलमान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि ये जो स्टेम सेल थेरेपी है, इसका नाम तो हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं और काफ़ी पढ़ा भी। अब स्टेम सेल थेरेपी इस वक्त किस लेवल तक पहुंच चुकी है, किस किस चीज़ का इलाज इससे हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो आपने जो भी अभी स्टेम सेल्स के बारे में कहा, दैट वाज स्पॉट ऑन, कि ये हमारे जिस्म के वो कुदरती सेल्स हैं जिनका काम है रिपेयर करना। जब भी कभी चोट लगे या बीमारी हो तो ये एक्टिवेट होते हैं और उस जगह को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। हम एज स्टेम सेल्स फिजिशियंस ऐसी बीमारियां जिसमें बीमारी की जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है और जिस्म उसको खुद से ठीक कर नहीं पाता, या एज के साथ साथ हमारे स्टेम सेल्स का जो नंबर है वो बतदरीज कम होता जाता है, तो हम जिस्म के उन हिस्सों से, जैसे कि बोन मैरो इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, बोन मैरो से स्टेम सेल्स लेके वो सेल्स जो जिस ऑर्गन के लिए रिक्वायर्ड हैं उनको सेपरेट करके वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि वो जो जिस्म का ऑर्गन है वो नॉर्मल की तरफ जाने की कोशिश करता है। दिस इज स्टेम सेल थेरेपी इन जनरल। और अब इसको तकरीबन 3 डेकेड्स हो गए हैं, ये स्टेम सेल थेरेपी जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर की जा रही है। सक्सेसफुल है डॉक्टर साहब? जी, और बहुत सक्सेसफुल है। तकरीबन 100 के करीब ऐसी बीमारियां हैं जिसका इससे इलाज हो रहा है। तो उसमें हम मेन बीमारियां कौन सी हैं जो बता सकें आप? अच्छा, जी, इसमें ज़्यादातर जैसे मस्कुलोस्केलेटल, घुटने दर्द है, का दर्द है, गंठिया है, उसके बाद फिर दिल की अमराज हैं, खून की बीमारियां हैं, दिमागी बीमारियां हैं, कई, जैसे मैंने बताया तकरीबन 100 के करीब इंडिविजुअल बीमारियां हैं जिसमें इसका इलाज पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। और हम पाकिस्तान के अंदर ये तकरीबन 4 साल से एक स्पेशलाइज्ड लैब के जरिए लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो और अभी आपने जिक्र किया, अब हमारे पास ये क्या कहती है स्टेम सेल थेरेपी की जो नई रिसर्च है, वो क्या कहती है इसके हवाले से? क्या ये ट्रीट कर सकते हैं हम? एब्सोल्युटली, जी बिल्कुल। सिंपल आंसर यस, बिल्कुल ट्रीटमेंट इसके जरिए हो रही है। ये शुरू हुआ चाइना में, ये ट्रीटमेंट वुहान में, जब ऐसे मरीज आए जिनको कि वो ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे और वो क्रिटिकली इल हो गए और उनको और कोई ऑप्शन नहीं मिली, तो उन्होंने स्टेम सेल्स को ट्राई किया अपने 9 मरीजों में। ये लेट जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। और उसमें वो पेशेंट जो कि वेंटिलेटर के ऊपर थे, 9 के 9 ना सिर्फ सेहतयाब हुए बल्कि वो विद इन अ वीक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वो अपनी जिंदगी नॉर्मल गुजार रहे हैं। तो यहाँ से शुरुआत हुई कोरोना वायरस की स्टेम सेल ट्रीटमेंट की। तो कोरोना वायरस में फिर स्टेम सेल जो ट्रीटमेंट है वो कौन से, क्या फेफड़ों में जाकर वो दोबारा रीजनरेशन शुरू करते हैं? क्योंकि हमने ये सुना है ना कि फेफड़ों में जाकर ही कोरोना वायरस जो है वो असल में इम्पैक्ट उसका वहीं पर आता है, आपका सांस लेने में दुश्वारी इसीलिए होती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये जो वायरस जो कि खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये फेफड़ों में जाके वहाँ एक बीमारी जिसको पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं वो इंस्टिल करता है, जिसकी वजह से सांस लेना दुश्वार होता है और इवेंचुअली वो मौत का बायस बनता है। तो स्टेम सेल जब हम इंजेक्ट करते हैं तो वो फेफड़ों में जाके वो न्यूमोसाइट्स जिन्होंने कि सांस लेने में मदद देनी है वो रीजनरेट होते हैं, जिससे मरीज की कंडीशन बेहतर होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी बताइए कि ये जो स्टेम सेल्स हैं ये जिस इंसान से हासिल करने हो, तो पहले तो मुझे ये पता था कि ये जब आपके अम्बिलिकल कॉर्ड से हासिल कर लिए जाते हैं कि जब इंसान पैदा होता है, और क्या बोन मैरो से निकाला जा सकता है? ये किसी भी आम इंसान से स्टेम सेल्स निकाले जा सकते हैं? क्या अब हम इस जगह पर पहुंच गए हैं या फिर उसको एक खास एज में ही निकाल कर प्रिजर्व करना पड़ता है और फिर उनको इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जी, वेरी गुड क्वेश्चन। ये दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑटोलॉगस यानी मरीज के अपने बोन मैरो से भी सेल्स लिए जा सकते हैं, बोन मैरो से भी लिए जा सकते हैं, ब्लड से भी लिए जा सकते हैं, फैट सेल से भी लिए जा सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं। अच्छा, तो मरीज के अपने भी लिए जा सकते हैं। जी, प्रीटी पेनलेस कि ये हम लोग लोकल एनेस्थीसिया के अंदर या एट टाइम्स हम गैसेस के अंदर हम ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो वाला पेन तो नहीं है, लेकिन वो पैसों वाला पेन कितना है फिर? जी, वो भी कोई अगर हम उसको मुख्तलिफ जो इस वक्त ट्रीटमेंट्स चल रही हैं अगर उनके साथ कंपेयर करें तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है स्टेम सेल ट्रीटमेंट। मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर हम इसका कॉस्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, लेकिन मैं फिर वापस आना चाहूंगा आपका जो सवाल। जी बिल्कुल, हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड वाला जी, कि क्या मतलब उसमें ये है कि अगर कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको कोई ऐसी बीमारी जिसमें उनके अपने स्टेम सेल्स अफेक्टेड हैं तो फिर हम अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल्स ले सकते हैं।
और उसमें जरूरी नहीं है कि उसी पेशेंट के प्रिजर्व हों, ये डोनेटेड अम्बिलिकल कॉर्ड सेल्स भी लिए जा सकते हैं। अच्छा, ओके ओके, इनकरेजिंग नोट था आज तो, मेरा ख्याल है ये सेगमेंट तो बड़ा ही इनकरेजिंग था, जहाँ पे पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर सलमान गिलानी साहब आपका, और जितने भी लोग हैं वो अगर जाना चाहते हैं तो वो एक ये ऑल्टरनेटिव आ गया है प्लाज्मा थेरेपी के अलावा स्टेम सेल थेरेपी, जिससे कि कोरोना वायरस ट्रीटेबल हमें भी लगता है और ये साइंस भी कह रही है। तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब का। नाजरीन, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और अब इस शो में वो मरहला आ गया है जहाँ पर हमें इंतज़ार होता है कि हमारी मुलाकात हो आयशा से कराची में। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं आयशा, ये बताएं आप खैरियत से होंगे? जी आपकी उम्मीद जो है बिल्कुल सही उम्मीद है। और आपके साथ हूँ अफ्तार मजेदार में किचन में एक नई रेसिपीज के साथ आई हूँ। हाँ, नहीं, अच्छा पुरानी नहीं लाई आप? रोज तो नहीं लेकर आती हैं रेसिपी आप भाई? नहीं, बिल्कुल पुरानी ला रही हूँ, रोज बिल्कुल नई रेसिपी ला रही हूँ, ताकि जब मैं एक महीने आप लोगों के साथ हूँ तो मैं रोज 2 नई रेसिपी लाती हूँ, ताकि नई रेसिपी आपको पता चले, आप अपने किचन में ट्राई करें, अपने दस्तरखान में सजाएं और आप भी आप लोगों का, अपने प्यारों का दिल जीत लें। आज मैं बना रही हूँ चपली कबाब विद वाइट बिरयानी। कौन सी बिरयानी? कबाब विद वाइट बिरयानी, स्वीट डिश भी बनाऊंगी। जी बिल्कुल, सफेद बिरयानी बिल्कुल नई रेसिपी है, बहुत मजेदार है। उसके लिए थोड़ी सी तैयारी मैं करके आई हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे हम, कितनी नई रेसिपी है ये? किस जमाने से ये बस अचानक से फेमस हुई है? जैसे हाँ, अचानक से फेमस हुई है वाइट बिरयानी, क्योंकि हम बिरयानी तो हम खाते ही हैं, एक ही 2 बिरयानी एक ही तरीके से मशहूर है, या तो कच्चे गोश्त की बना लो या मसाले वाली। लेकिन अगर हम वाइट वाली ना, बिल्कुल नई है और बहुत मजेदार, यकीन करें बहुत मजेदार बनती है। और आज आपको यकीन आ ही जाएगा जब आप लोग भी ट्राई करेंगे अपने घर में, तो उसको बनाने के लिए जी मैंने ईजाद की है ये ना, आज मैं दे रही हूँ अपनी रेसिपी। और लोगों को एक महीने मेरे साथ ये रह के ना इतना मुझ पर भरोसा हो गया है, इतना ट्रस्ट करने लगे हैं कि वो जरूर आंख बनकर मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे अपने घर में, अपने किचन में। किसी की कोई चीज जाया नहीं होगी, इंशाल्लाह बहुत मजेदार बनेगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या लूंगी, देखिए चपली कबाब। चपली कबाब अक्सर शामी कबाब बनते, सीख कबाब बनते, लेकिन चपली कबाब नहीं घरों में बनते। तो इसके लिए हमारे सब दोस्तों ने मुश्किल आसान कर दी है और चपली कबाब उन्होंने लाए हैं अपनी रेंज में, बहुत मजेदार होते हैं। आज हम चपली कबाब जो कि सब रोसों के हैं उससे हम ये बिरयानी तैयार करेंगे, क्योंकि देखें आखिरी बिल्कुल ये वीक चल रहा है इसमें ना, और ये इबादत की भी रातें चल रही हैं। आज 27वीं शब भी आ जाएगी, तो काम भी होता है और घर का ईद का भी काम होता है और इबादत भी करनी होती है। तो उसको ऐसा करने के लिए कि हम अपने काम को थोड़ा लोड को कम कर दें, तो सब रोज़ घर लाएं, सहर और अफ्तार से अपना दस्तरखान सजाएं। क्या तो यहाँ पे हमने शायरी कर रही हैं, सब रोज़ों के लिए आप घर लाएं और सहर और अफ्तार में अपना दस्तरखान सजाएं। दस्तरखान सजाएं। यहाँ पे मैं 2 पैकेट ले रही हूँ चपली कबाब के, जो कि मैं आधा किलो बिरयानी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पैन गर्म होने रख दिया है और इसमें मैं डालूंगी मिजान कनोला ऑयल, जो कि इंसानी सेहत के बुनियादी असूलों को मद्देनजर रख के तैयार किया जाता है। तो अच्छी चीज़ों का इंतखाब करें अपने लिए। बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे हम, 2 से 3 खाने के चम्मच, क्योंकि ये ऑलरेडी तैयार हैं। इन्हें हमें बेक भी कर सकते हैं, अवन में आप डालें और बेक कर लें इन्हें। ये कुक वाले जो है, इनके 3 तरह की रेंज है जिसमें कुक होते हैं। एक जो होते हैं वो सिर्फ डीप फ्राई वगैरह कर सकते हैं, और एक बिल्कुल प्रॉपर कुक होते हैं, सिर्फ आप उसे गर्म करते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े प्यारे प्यारे इनके चपली कबाब हैं। या मैं 2 पैकेट ले रही हूँ, क्योंकि मैं आधा किलो की बिरयानी तैयार कर रही हूँ और बहुत जल्दी बना दूंगी ये रेसिपी। में आप लोगों के लिए भी आसान करने के लिए तरकीब बताऊंगी कि आप भी इसे किस तरह से जल्दी से घर में तैयार कर सकते हैं। ये तो रेडी टू कुक है ना, ये कबाब तो ऐसे तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल फ्राई होंगे और तैयार हो जाएंगे। रेडी टू कुक है, बस ये तो तजस्सुस मुझे वाइट बिरयानी का है, ये कैसे तैयार होगी? वाइट बिरयानी वो होती है ना, आसान होती है वाइट बिरयानी बनाना बहुत, क्योंकि सबसे जब बड़ा प्रोसेस था ना वो चपली कबाब का था कि चपली कबाब हम बनाएं, फिर उसके बाद हम उसका प्रोसेस चले, फिर वो एक स्टेप चले। तो इसलिए ज़रूरी है कि चपली कबाब तो आप बाजार से ले आए, सब रोस्ट हो गए और ये कंप्लीट हो गया आपका एक स्टेप। अब दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं, तो वो इसे यहाँ रख देते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और साथ ही साथ रेसिपी भी बताती जाऊँगी और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताती भी जाऊंगी कि क्या क्या डलना है। सबसे पहले मैं मसाला बनाने के लिए एक कढ़ाई ले लेती हूँ और उसमें शामिल करूँगी मैं मिजान कनोला ऑयल।
ठीक है, मैं स्टेप में मसाले बना के लाई हूँ क्योंकि टाइम यहाँ नहीं होता, इसलिए मैं बताती रहूँगी स्टेप बाय स्टेप, वरना अगर मैं पहले से बता दूँगी तो क्या होगा, फिर समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हम ऑयल डाल लेते हैं। आज मैंने कनौला ऑयल ले लिया है, आप चाहें तो मिज़ान का बनस्पति घी भी ले सकते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल फ्री है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और बहुत मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पे मैं ऑयल ये गर्म कर रही हूँ। सबसे ज़रूरी है कि ऑयल को गर्म करना, क्योंकि हम इसमें जो डालेंगे वो डालेंगे साबित गरम मसाले। जब अगर हम इसे ठंडे तेल में डाल देते हैं तो क्या होता है कि इनका अपना भी जो ऑयल होता है वो सब मिक्स हो जाता है और फिर इसकी एक स्मेल और जो इसका एक अरोमा है वो नहीं होता। तो ज़रूरी है कि आप पहले तेल को अच्छी तरह गर्म कर लें और फिर ये सारे मसाले डालें। इसमें क्या ले रही हूँ मैं, दालचीनी ले रही हूँ, छोटी इलायची, काली मिर्च, सौंफ, और वो सौंफ नहीं, ज़ीरा, और ये बड़ी इलायची। मैंने स्पीड तेज कर दी कि कहीं आप मुझे फिर छोड़ के कहीं निकल ना जाए। नहीं, आपने सही स्पीड पकड़ी हुई है, बेहतरीन आप जा रही हैं, जबरदस्त। हाँ, सही कर रही हैं और मैं तो समझने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं खामोश हूँ। जरा मैं चाह रही हूँ ये वाइट बिरयानी में देखूँ कि है कैसी और बनती कैसे। सही, ठीक है। यहाँ पे मैंने ज़ीरा, दालचीनी, छोटी इलायची, मैंने 4-5 से ज़्यादा छोटी इलायची ली थी, इसका अरोमा बहुत अच्छा होता है। 2 बड़ी इलायची ले ली थी, दालचीनी के 2-3 पीस ले लिए थे। यहाँ पे हम इसको हल्की आंच कर देते हैं ताकि एक साइड हो जाएगा तो हम दूसरी साइड कवर करेंगे। ये देखें इसकी खुशबू आने लगी है। अब इसमें मैं क्या शामिल करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैं करके लाई हूँ घर से यहाँ, लेकिन सेट पे आ रही बहुत लोगों को तो नहीं आ रही ना, तो आप मत कहना ना प्याज कि हमें आ रही है खुशबू। जब हमें आएगी तो फिर कहिएगा। कहे कि मैं एहसास दिलाना चाह रही हूँ कि देखें बैठे आप इस्लामाबाद में, यहाँ नहीं आए ना, मेरे बुलाने पे भी नहीं आए। तो यहाँ मैंने 2 प्याज लिए थे। नहीं आती ये बात कैसे कहते हैं, देखें खुशबू आ रही है, आप कहें सूंघे खुशबू आ रही है। चले यार, खुशबू नहीं आ रही, मुझे आ रही है ना, तो मैंने बता दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया था कि 2 प्याज लिए थे ना, हाँ 2 प्याज लिए थे, उसे फाइन मतलब चॉप कर लिया, तो कोई वो नहीं, उसकी मेन कटिंग आप मोटा मोटा सा काट ले उसे। और मैंने यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी, 7 लहसुन का एक पूरा जो पीस आता है ना वो ले लिया, तो उसके सारे जवे इसमें शामिल कर दिए। उसे थोड़ा सा तेल डाल के हल्का सा बिल्कुल सौते किया और फिर से बिल्कुल ब्लेंडर बारीक पीस लिया। तो ये हो गया पेस्ट तैयार। क्या है, प्याज है, इसमें लहसुन है और हरी मिर्चें हैं, ये वाइट पेस्ट हो गया, ये तैयार हो गया। और ये हमने मसाले में डाल दिया। ऑयल जिसमें हमने गरम मसाला डाला था उसमें ये हमने मसाले में ये शामिल कर दिया, इसे भूनेंगे। और इसमें अब ये एक स्टेप ये कंप्लीट हो गया क्योंकि मैं घर से लाई थी करके, इसलिए बिल्कुल ठीक है, आप सबको मैंने बता दिया यहाँ। ठीक है, अब इसका जो मसाला, मेन मसाला बनता है वाइट बिरयानी का, वो मैं बताती हूँ। उसके लिए मैंने क्या क्या किया था। यहाँ पे मैंने लिया थी ज़ीरा, भर के 1 चम्मच ज़ीरा लिया था, उसमें काली मिर्च शामिल की थी, उसमें दालचीनी के पीस, छोटी इलायची और 7 लौंग और वो जायफल, जवत्री 1-1 पीस लिया। इसे मैंने तवे पे टोस्ट किया, एक अच्छी सी खुशबू, एक अरोमा हो जाता है। फिर से मैंने इस तरह से बारीक पीस लिया। एक एडवाइस मैं देना चाहूँगी जो कि मैं करती हूँ और वो मैं बताना चाहूँगी कि सबकी अच्छी रेसिपी बने। जो बिरयानी पैकेट आता है बाजार का, पुलाव बिरयानी मसाला, आप उसका 1 से 2 चम्मच भी शामिल कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है और बहुत अच्छा जायका आता है। तो ये हम भर के कम से कम ये बन गया है 2 से 3 खाने के चम्मच, ये हम भर के इसमें शामिल कर देते हैं। मसाले को अब हम भूनेंगे, इसमें क्या क्या डालेंगे और साथ साथ बताते हैं। हम लहसुन तक नहीं डाल रहे क्योंकि हमने जब प्याज पीते थे तो उसमें हमने लहसुन डाला था, सही है, साथ लहसुन डाला था, हरी मिर्चें डाली थी। अब हम आ जाते हैं इसमें क्या क्या जाएगा वो शामिल करते हैं। इसमें दही जाएगी 1 पाव यानी 1 कप। साथ हम इसमें शामिल कर रहे हैं सफ़ेद मिर्च, नींबू का रस, साथ इसमें अच्छा हरा धनिया, पुदीना जो है वो इसमें लेयर्स में भी जाएगा और अंदर भी जाएगा, तो वो मैं अभी बताती हूँ किस तरह से जाएगा। साथ इसमें केवड़ा लहसुन जाएगा। हम नमक शामिल कर देते हैं। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह भूनेंगे। ये पूरा प्रॉपर मसाला तैयार हो गया। इसमें क्रीम भी जाएगी। जैसे ही हम भूनेंगे, इसे बिल्कुल फाइनल करेंगे तो आखिर में हम इसमें क्रीम भी मिला देंगे। बिरयानी का मसाला ये तैयार हो गया है और ये चपली कबाब हमारे यहाँ पे गरम हो रहे हैं। इसमें हम साथ थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, बाकी हम लेयर्स में भी डालेंगे, साथ हम पुदीना डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने डाल दिया, इसमें शामिल कर दिया है। इसे अच्छी तरह भूनेंगे और फिर हम भूनने के बाद इसमें क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम लेंगे हम ऑल पर्स की, क्योंकि ऑल पर्स बनाता है अपने ही खालिस दूध के साथ, इसलिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और इसमें आप कुछ भी बनाएं, मीठा बनाएं, सर हांडी बनाएं, जो कि मेरी कल की रेसिपी है, तो मैं बताऊंगी। लोगों की अक्सर हांडी होता है ना कि वो बनाते हैं और पतली रह जाती है, मज़ेदार नहीं बनती, उसमें जायका नहीं आता। तो ऑल पर्स की क्रीम शामिल करें। यहाँ मैं ऑल पर्स की क्रीम शामिल कर रही हूँ, 4 से 5 खाने के चम्मच शामिल कर देती हूँ। और इसे क्या बात है, हाँ ठीक है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, अगर आपकी इजाज़त हो आयशा तो हम कॉलर से बात कर लें।
तो जी अच्छा कर लें। चले, ये बड़ी आपने कह तो दिया, इजाजत दे दी, बड़े मुरवत तरीके से कहा लेकिन आपने, लेकिन चले हम चले जाते हैं, अब हमारे पास भी गुंजाइश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, गजनफर अली स्वीडन से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं गजनफर साहब? ठीक ठाक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? शिफा आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। गजनफर साहब, रमज़ान आपका कैसा गुजर रहा है? आज रमज़ान अच्छा गुजर रहा है। आज दूसरी कॉल है मेरी आपके प्रोग्राम में। दूसरी कॉल? रमज़ान जाता था तो मैंने सोचा आप लोगों को ईद मुबारक कही जाए एडवांस में। अरे आप वही तो नहीं है स्वीडन में ऑफिस में बैठ के हमारा प्रोग्राम देख रहे थे? जी सर, मैं बिल्कुल वही हूँ। ऐसा मेरी याददाश्त ने कमाल किया। बिल्कुल जी गुड। अभी भी ऑफिस में ही है? सही कहा। अभी भी गजनफर साहब ऑफिस में ही है? जी शिफा, मैं अभी ऑफिस में हूँ, जस्ट अपना काम वाइंड अप कर रहा था और बस निकलने वाला था घर के लिए। आप क्या काम करते हैं स्वीडन में वैसे? जी सर, स्वीडन में आप क्या काम करते हैं? मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ स्टैटिस्टिशियन। अच्छा। ओहो, आप तो बड़े फिर नंबर गेम्स के माहिर होंगे। स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो आपकी तो उंगलियों पर होंगे नंबर्स। हाँ जी सर, सही चलिए, तो अच्छी बात है। डेटा क्रंचिंग और हाँ ठीक करते हैं हम लोग। पाकिस्तान में जो फाइनेंसेस चल रहे हैं उनको आप कितने नंबर देते हैं? सर मैं स्टैटिस्टिशियन हूँ, मैं फाइनेंशियल मॉडलर नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, ये स्टैटिस्टिक्स कोई प्रोबेबिलिटी लगा दें उसके अंदर? सर मैं इस तरह कुछ भी नहीं कह सकता आपको। ठीक है, सही है, हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप बहुत जिम्मेदार शहरी हैं। अच्छा ये बताएं कि स्वीडन में क्या हालात हैं, अब लॉकडाउन वगैरह की क्या सूरत हाल है, कोरोना की क्या सूरत हाल है, उससे तो जरा आगाह करें। लॉकडाउन तो जैसे मैंने पहले बोला था, लॉकडाउन तो बहुत नरम है। यहाँ पे लोग खुद समझते हैं इस बात को कि उन्हें घर रहना है, डिस्टेंसिंग करनी है, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल करते हैं। तो यहाँ पे तो काफ़ी बेहतर है सूरत हाल एज कम्पेयर टू पाकिस्तान और एज कम्पेयर टू एनी अदर यूरोपियन कंट्री। मतलब वहाँ की आवाम जो है वो सुन लेती है कि अगर हुकूमत कह रही है कि घर बैठो, हाँ तो सुन लेती है आवाम। सर स्टेट टीवी अगर कह देना कि ये काम नहीं आपने करना, तो वो एज अ बाइबल वर्सेस कंसिडर करके उसको फॉलो करते हैं। इतना ये फॉलो करते हैं अपने। स्वीडन का लिटरेसी रेट क्या है वैसे? सुना है दुनिया में सबसे ज्यादा है गालिबन। मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर, इट्स अराउंड 99%। 99%, बिल्कुल ठीक है। और आबादी भी खैर उनकी कितनी है वो आप बता सकते हैं? वो मेरा ख्याल है आई थिंक तो 10 मिलियन के करीब है। 10 मिलियन, ठीक है। 10 मिलियन तो हमारे यहाँ पे कराची की कितनी है अवैस? 20 मिलियन है। बस अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम समझ आ गई नाजरीन कि प्रॉब्लम क्या है। और फिर वहाँ पर जब तालीम भी ना हो, शऊर भी ना हो, तो फिर तो सोने पे सुहागा होता है प्रॉब्लम अगर आपके यहाँ आ जाए। हमारे साथ अगले कॉलर ज्यादा, तालीम भी कम, तालीम कम, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा हमारे साथ अगले भी एक कॉलर हैं। आयशा तो वहाँ पर धड़ाधड़ वो डिश में चीजें डाल रही हैं, लेकिन फवाद साहब है हमारे साथ वॉशिंगटन से। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। वालेकुम, आपकी क्या चाहना है? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप साहब वॉशिंगटन में इस वक्त क्या वक्त हुआ है? वॉशिंगटन में इस वक्त एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 9:50, 9:15। अच्छा 9:50, ओके ठीक है, सही है। तो बड़ा अच्छी खासी सुबह हो चुकी है, काम वाम शुरू हो चुके हैं वॉशिंगटन में। ट्रम्प साहब बिजी हैं इस वक्त? मेरा तो ऑफिस भी है, पाकिस्तान में मेरा काम है, लेकिन यहाँ पर यह है कि आजकल तो सारा कुछ लॉकडाउन है। अच्छा। तो डाउनटाउन लगता है कि इट्स प्रीटी मच एब्सोल्युटली एम्प्टी। अगर आप बाहर निकलें तो देखें आपको सब खाली लगेगा, कुछ नजर नहीं आ रहा है। I mean, I've lived there for quite some time, तो लगता है I've never seen Washington like this, even New York में अगर आप जाएं। फवाद साहब ये बताएं क्योंकि आप वाशिंगटन में रह रहे हैं, वैसे तो जो अमेरिका का कोरोना का एपिसेंटर है वो न्यूयॉर्क है गालिबन, मैनहट्टन का खास तौर पे वो छोटा सा इलाका जहां पर बहुत एक एक्सप्लोजन की तरह कोरोना फैला। लेकिन आपके ख्याल में आपको क्या लगता है वहां पर कौन सी ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से कोरोना वायरस इतना ज्यादा फैल गया? क्या गवर्नमेंट सीरियस नहीं थी लोगों को बताने में, या लोगों ने सीरियसली नहीं लिया? क्योंकि वो तो हम कहते हैं ना, पढ़ी लिखी आवाम भी है, पैसा भी बहुत ज्यादा है, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, तो फिर वहां पर क्या ऐसी चीज हो गई जिससे कोरोना इतना ज्यादा फैल गया? आई थिंक दो तीन चीजें। एक तो ये था कि आई थिंक यहाँ पर गवर्नमेंट ने काफी देर बाद दे नेवर टुक दिस सीरियसली।
उसमें थोड़ा सा टाइम लगा यहाँ पर। और उसके बाद ये कि अगर आप देखें जिन शहरों में हुआ है यहाँ पर यूएस में, वो लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक न्यूयॉर्क हो गया, उसके बाद आप देखें शिकागो में काफी था, लेकिन न्यूयॉर्क में भी इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर लोग ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जो होनी चाहिए थी, बेसिक द कोर, वो लोगों ने नहीं किया सही तरीके से। वाशिंगटन में भी अगर आप देखें काफी था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर उन्होंने इमीडिएट लॉकडाउन किया। जो लॉकडाउन किया दैट रियली हेल्प्ड अ लॉट। तो न्यूयॉर्क में अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि अगर आप वहाँ जाएं देखें रहे हैं, आई प्रीटी मच गो देयर एवरी अदर वीक, तो वहाँ पर ये कि बहुत दुनिया जहाँ से लोग आते हैं, दुनिया जहाँ से ट्रैवलिंग होती है, तो उसकी वजह से दे रियलाइज्ड, बट बाय द टाइम दे रियलाइज्ड इट वाज ऑलरेडी लेट। ये वॉशिंगटन से एक शख्स कॉल कर रहा है और ये बता रहा है पाकिस्तानियों, अब तो सुन लो, अब तो समझ लो। बेचारा बंदा वहां से कॉल करके जो है इसी आवाम को समझाने के लिए बेसिकली उन्होंने कॉल की है, लेकिन नहीं समझ रही आवाम। अच्छा फवाद साहब, आई थिंक हमारे पास ये होता है कि लोग अनफॉर्चुनेटली काफी देर से, क्योंकि मेरा पाकिस्तान आना जाना रहता है, आई मीन आई कम हियर एवरी अदर मंथ, दो महीने बाद की मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है पाकिस्तान में, तो मैं आते रहता हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि आई थिंक अब अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस आ रही है, लेकिन ये बात भी सही है क्योंकि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इट्स ईजियर सेड देन डन, कि हमारे मुल्क में मसला ये है कि लोग अगर हम उनको बिल्कुल बंद कर देंगे तो वो खाना कैसे खाएंगे। यहाँ पर यूएस में यह है कि इनका सोशल सिस्टम बना हुआ है, यू हैव सोशल सिक्योरिटी, यू हैव अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल ठीक है, घर बैठे ही आपकी मदद हो रही है ना। पाकिस्तान में तो ये भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो इसलिए भी हम ज्यादा ही फिर मार खा रहे हैं बेचारे। अच्छा फवाद साहब, बनाना है बस, स्ट्रक्चर बनाना है, और वो स्ट्रक्चर तो अभी तक 2 सालों में तो इस हुकूमत में भी नजर नहीं आया। वो जो इस्लाहात थी, रिफॉर्म्स थे, वो भी होने हैं, पता नहीं अल्लाह करे हो जाएं, क्योंकि उससे पाकिस्तान मुतासर हो रहा है, आवाम बराह रास्त मुतासर होती है। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने कॉल की, और मुझे एक्चुअली ये कॉल बड़ी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि उन्होंने वो सब चीज़ें बताई जो हमने यहाँ पर नहीं की। हाँ, तो वो तो हम सबको, जो वहाँ पर हुआ वही हमने यहाँ पर किया, और फिर उसके बाद जो वहाँ पर हुआ है अब हमें देखना है कि अल्लाह ना करे कि वो यहाँ पर हो। वहाँ क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं जरा। आयशा, आपकी तरफ क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पे चावल जो है कि वो बॉईल करके लाई थी, बासमती वाले अच्छी क्वालिटी के, और वो मैंने सिर्फ नमक ऑयल डाल के उन्हें बॉईल कर लिया था, साथ बिरयानी एसेंस भी शामिल किया था ताकि अच्छा सा टेस्ट आए। या मसाला भुन रहा है और मैं साथ तय लगा रही हूँ कि ताकि ये मेरी रेसिपी जल्दी से कंप्लीट हो। और मैं अपनी सेकंड रेसिपी पे आऊँ जो कि स्वीट डिश है। सबसे पहले मैंने जो थोड़ा सा ऑयल डाला था, फिर उसमें मसाला डाला था, फिर थोड़ा सा पानी डालते ताकि नीचे चावल हमारे लगे नहीं। फिर मैंने उस पर जो चपली कबाब फ्राई किए थे वो डाल दिए, हरा धनिया पुदीना डाल दिया है। अब ये मसाला जो कि मैंने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी, बिल्कुल बनाते वक्त, बिल्कुल भूनते वक्त हरी मिर्चें शामिल कर दी थी, वो शामिल कर रही हूँ। एक लेयर इसकी लगा रही हूँ, फिर मैं इसके बाद फिर दोबारा चावल की लेयर लगाऊंगी। अच्छा, ये फिर फाइनल लेयर लगेगी बस एंड की। और पैन में प्याज फ्राई किया ये ऊपर से मैं डालूंगी भंगार करके ना, ऊपर से ये मैं जब गोल्डन फ्राई हो जाएंगे अच्छे से फिर वो मैं शामिल करूंगी। जी बिल्कुल, ये बस जल्दी जल्दी मैं दम लगा रही हूँ। कंप्लीट हो गई, लास्ट लेयर है। आज आपका जो जज्बा कल मेरी रेसिपी रह गई थी ना, आपको पता नहीं है। हाँ सही बात है, जितना दुख हुआ है मेरी रेसिपी प्रॉपर वैसे पेश हुई जैसे होनी चाहिए, जिसके उसमें अदा नहीं कर सकी मैं ना। हाँ, उसमें आपका कसूर नहीं था, कम था। किसी डॉक्टर का ऑपरेशन थोड़ा सा रह जाए और वो उसको कहा जाए कि बस खत्म हो गया, अल्लाह ना करे, क्या कह रहे हैं, जैसा अफसोस उसको होगा वैसा ही अफसोस आयशा को हुआ होगा। इनकी मिसाल इन्हीं जैसी है। क्या अच्छी मिसाल नहीं है? आप वाकई सोचें डॉक्टर को कितना अफसोस हुआ होगा क्या अगर ऑपरेशन थोड़ा सा रह गया। नहीं, डॉक्टर ऑपरेशन डॉक्टर से रहेगा ही, डॉक्टर क्यों छोड़ देगा? किसी भी वजह मरीज उठ गया, मरीज जा गया डॉक्टर से, प्रोग्राम खत्म हो गया, लाइट चले गई, कुछ हो गया भाई, कोई वजह थी। किसी शो में क्यों कुकिंग कर रहा हो, क्या वो कर रहा होगा ऑपरेशन, जो उसका शो खत्म हो गया तो उसने छोड़ दिया। मेडिकल चैनल भी तो हो सकते हैं ना दुनिया में। आप देखें, आइडियाज मत दें, कुछ ऐसा नहीं हुआ, मेडिकल आइडियाज दे रहे हैं, बिजनेस आइडियाज। चले, अच्छा देखिए, बिल्कुल लास्ट लेयर लगा दी थी मैंने। अब इसमें केवड़ा एसेंस शामिल कर रही हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, 1 चाय का चम्मच या 1 गैस का ढक्कन। ओके, ठीक है। एंड देन हम इसमें शामिल कर रहे हैं हरा धनिया चॉप हुआ हुआ। अच्छा, मैंने जो है वो डंडी यानी इसके जो स्टेम होती है उसके साथ ही ले लिया था, और इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो ये हम अच्छा, इसमें वाइट बिरयानी में ज़्यादा जाता है इस टाइप का मसाला ना, बिल्कुल ये आखिरी लेयर लग गई, इसमें कोई जर्दे का रंग नहीं जाता, कलर नहीं जाता, वरना फिर वो वाइट बिरयानी कैसे कहलाएगी। बस ये जो है, ये प्याज हमारे जी सुनहरे हो गए हैं, गोल्डन फ्राई हो गए हैं, क्रिस्पी से। और आप ये फ्राई करके प्याज जो हैं, जब ये खत्म हो जाए फ्राई होना इनका, तो आप इसको ऐड करें, बल्कि ऐड कर ही दिया आपने। ठीक है, फारूक साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे फारूक साहब?
जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। एंड आपको भी जनाब, आपको भी। आपकी इट्स अ वंडरफुल ट्रांसमिशन और बड़ा स्पेशली आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट शिफा बिकॉज आप क्या सीन योर कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया एज वेल, और बड़ा अच्छा लगता है व्हेन यू टॉक अबाउट डिफरेंट इश्यूज फेसिंग that are being faced by Pakistan, especially social issues. तो बड़ा अच्छा लगता है when people like you talk on that और अपने point of view रखते हैं। बड़े सोशल मीडिया फॉलोअर हैं आप? ट्विटर पे या फेसबुक पे ज्यादा हैं? नहीं, ट्विटर gives you a good product. Facebook पर very good, more of a gossip. But आप क्या करते हैं? मैं I'm an engineer by profession. जबरदस्त, बेहतरीन। जी जी। ये जो खाने पकाने की जो इंजीनियरिंग हो रही है वो सेगमेंट देखते हैं आप? नहीं इतना ज्यादा नहीं, बट मेरी मिसेज शी इज सिटिंग विद मी, तो वो उनको मैं कह रहा हूँ इससे थोड़ा सा देखें और ताकि हमें भी थोड़ा सा इस्तिफादा हासिल। अच्छा, तो आपकी मिसेज खाना कैसा पकाती हैं? जरा ये अब साथ बैठी ही हैं अगर, तो आप जरा बता दें, ऑनेस्टली बताएं। नहीं ऑनेस्टली तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए बताना। सोचिए रोजा है, सच बोलना है आपने। बट नहीं, वी आर गेटिंग समवेयर। अच्छा कर रही हैं आज। अच्छा, वी आर गेटिंग ठीक है, सही है, ऐसे होता है, इंप्रूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता आती है और जाहिर है कोई मतलब सीखना जो है वो इंसान की सारी जिंदगी का एक सिलसिला है। आप क्या बना लेते हैं फारूक साहब? कुछ पका लेते हैं? मैं तो नहीं, आई एम अ टेरिबल कुक, मुझसे तो बिल्कुल कुकिंग नहीं होती। कौन सा काम ऐसा है जो आप कर लेते हैं अच्छा? अच्छा करने पे मैं असिस्ट कर सकता हूँ अपनी मिसेस को इन every sphere other than cooking के अलावा जो भी घर का काम होता है उसमें आई एम वेरी गुड। शादी कब हुई है आप लोगों की? ऑलमोस्ट 2 years। अच्छा, 2 years, माशाल्लाह, जबरदस्त, ग्रेट, बेहतरीन। हाँ, तो फिर ठीक है ना, उनको तो फिर ये तो लेवरेज है उनकी कि ये तो वो लर्निंग टाइम है उनका। हाँ, लर्निंग टाइम चल रहा है और आप दोनों साथ साथ लर्निंग करें। मेरी तो वैसे ये मशवरा है कि दोनों साथ साथ लर्निंग करें। किसी दिन उनका बनाने का मूड ना हो आलू गोश्त, तो आप कहें कि मैं आलू गोश्त बनाता हूँ, बस उसमें आलू मिल जाएं। क्योंकि एक दफा फखरे आलम के साथ हम प्रोग्राम कर रहे थे तो उन्होंने आलू गोश्त बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा आलू गोश्त मैंने बनाया लेकिन उसमें आलू कहाँ थे ये समझ में नहीं आया। आइडिया आ गया मुझे, फिर एक और आइडिया आ गया। अच्छा बताएं वैसा आप एक YouTube पर कुकिंग का चैनल शुरू करें आयशा के साथ हैं, फिर देखें, ये पहला फॉलोअर मिल गया आपको। अच्छा मोहम्मद फारूक साहब, हाँ और क्या, बिल्कुल वैसे क्लिक करके फौरन फॉलो करेंगे, ये डबल क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे ये। थैंक यू फारूक साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा आयशा, अब आपकी तरफ तो हम आते, लेकिन हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पर। इंतजार हमारा कीजिएगा, स्वीट शुरू करने से पहले हम आते हैं आपकी तरफ मीठे के लिए। वेलकम बैक रमज़ान, और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद कराची चलते हैं और आयशा से पूछते हैं कि आयशा, जो आपने दूसरी हमारे लिए रेसिपी बनानी है वो क्या है? बनानी है नहीं, बनानी शुरू कर चुकी हैं। शुरू कर दी? बनाना स्टार्ट कर दी है मैंने, क्योंकि हाँ इसमें मैं खीर बना रही हूँ। बोलेंगे खीर तो बनती रहती है हर घर में, लेकिन आज की खीर स्पेशल क्या है? मैंने ये आज की खीर जो स्पेशल है वो ये कि गर्मियाँ बहुत बढ़ रही हैं। हाँ, परसों भी बनाई थी, वो खीर नहीं थी, वो गिले फिरदौस। हाँ, गिले फिरदौस, बिल्कुल। हाँ, अब वो हैदराबादी तो मतलब उसको खीर कह के ना हैदराबादियों का दिल दुखा रहे हैं आप। नहीं, हम तो वो खीर नहीं थी, वो ना खीर थी ना कस्टर्ड था ना वो। नहीं, वो टर्किश वो कल तो वो खीर थोड़ी थी, वो तो कस्टर्ड के साथ बनाया था ना वो टर्किश रेसिपी। आज जो खीर है, खीर किस चीज की स्पेशल और उसमें स्पेशल क्या है बताएं। आज मैं बना रही हूँ पान खीर बना रही हूँ। गर्मियाँ है और दिल चाहता है रोजा खुलते ही ना पान खाने की, जो लोग खाते हैं क्रेविंग होती है, लेकिन आज उनको अच्छी आदतें भी डालनी चाहिए। तो पान खीर बना रही हूँ। पान खीर, तो पान खीर बनाने के लिए मैंने क्या किया है जी, पान जो पान खाते हैं, मैं पत्ता लाई भी हूँ एक। मैंने सोचा है कि आखिर में डिस्प्ले करूंगी, और पान वाला ही मैंने ये देखे अपनी डिश ली है, और उसमें ये पान, ये वाला पूरा पान लिया था, 5 से 6 पान लिए थे और कंडेंस मिल्क के साथ बारीक पीस लिया। यहाँ मैंने सबसे पहले क्या किया था, क्योंकि टाइम कमी है, तो मैंने ऑलपर्स दूध लिया था, जो कि बहुत खालिश होता है, गाढ़ा होता है, और मैंने अक्सर कहती हूँ कि मीठा उसी में बनाए। देखिए मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, इतने टाइम पे जब आप जा रहे थे मुझे छोड़ के मैंने दूध डाला था और उसमें चावल शामिल कर दिए थे। 1 कप चावल जो कि मैंने पहले से उसे बारीक पीस लिया था और भिगो के रख लिया था। बारीक नहीं, मतलब थोड़ा मोटा मोटा पीसा था, क्योंकि खीर जो होती है थोड़े मोटे मोटे चावलों की होती है। और ये बिल्कुल तैयार हो गए, यहाँ पे चावल अच्छी तरह गल गए हैं। हम इसमें पान और जो कंडेंस मिल्क हमने बारीक पीसा था वो शामिल कर देते हैं। मैंने 5 से 6 पान लिए थे। अब पान जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी और भी चीजें जाएंगी। ये वो लोग पान लेके पीस देंगे बीच में। खुद पीसे थे आपने?
नहीं, सादे पान लिए थे और 4 चम्मच मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। पान जा रहा है तो मैं एक बात बता रही हूँ कि पान के साथ ना जो बच्चों को बहुत पसंद होता है ना मीठा पान, तो ये है गुलकंद, ये हम शामिल करेंगे। ओके। ये बनता है गुलाब के फूलों से, आप इसे घर में भी तैयार कर सकते हैं। इसे घर में तैयार करने के लिए आप गुलाब के पत्ते ले और उसमें गुलकंद जो मीठा होता होगा, अक्सर मीठा पान नहीं खाते, उसमें डला हुआ होता है। कहाँ मिलते हैं पान वान? नहीं मिलते हैं, लेकिन मैंने इस्लामाबाद में पान भी नहीं मिलते। नहीं मिलते हैं, पान मिलते हैं। बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस्लामाबाद को। वफाकी दारुल हुकूमत है, क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पे अहले इक्तिदार बैठे हैं सारा। सही है। अच्छा, आपकी खीर जो है वो आप बनाइए। बातें कह रहे हैं, अगर कोई सुन रहा है ना तो वो एक्शन ले इन पे। नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है ना, मैं इसमें एक्शन तो कोई ले नहीं सकता, मैं तो ऐसा चक्कर दूंगा। हाँ। मुझे तो बहुत सारी चीजें नहीं मिली हैं भाई। तो चले एक्शन ना ले तो उनके घर पहुंचा दे, ये कह रहे हैं, ये इशारा दे रहे हैं कि मेरे घर पहुंचा दो ना पान। आयशा, आप ये जो खीर का प्रोसेस है, जो सुन रहा है वो पहुंचा दे, ये जरा आगे बढ़ाएं। हम जब तक डॉक्टर नौशीन की तरफ जाते हैं और उनसे हमें जो आज बात करनी है वो ये है कि सहर और इफ्तार के वक्त ऐसा सालन यूजुअली ज्यादा खाया जाता है कि जिसमें शोरबा ज्यादा हो, और उस चक्कर में, शोरबे के चक्कर में रमजान मुबारक के दौरान अक्सर लोग रोजाना गोश्त ही बनाते हैं या फिर तली हुई चीजें खाते हैं। ऐसे में सब्जी का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है। सब्जी की अफादियत गोश्त से ज़्यादा है, जबकि ज़्यादा गोश्त खाना मुख्तलिफ बीमारियों का सबब भी बन सकता है। तो रमज़ानुल मुबारक में सब्जियों की क्या अफादियत है, इस हवाले से हम बात करते हैं। माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर नौशीन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हुए साहब? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ये क्यों हम अंडर एस्टिमेट करते हैं सब्जियों को, और ख़ासतौर पर रमज़ान में? आई नो, जैसे ये तो हर किसी का पता नहीं, इवन मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मेरे घर में भी यही प्रैक्टिस है। जिस दिन पता चल जाए बच्चों को कि आज सिर्फ सब्जी पकी है तो कुछ नाक पे गुस्सा सा आके बैठ जाता है और मूड खराब हो जाता है। एंड आई थिंक हमने हमेशा से सब्जियों को अंडर एस्टिमेट किया, और हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो हम गोश्त या मल्टीविटामिन टैबलेट्स उन चीजों से पूरी कर लें, और सब्जियों को हम इग्नोर करते चले जाते हैं। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जो सब्जियों का आपका दिन का रिकमेंडेड, क्योंकि हमेशा मैं पोर्शन की बात करती हूँ ना, तो रिकमेंडेड जो पोर्शन है वो दिन में सब्जियां जो है कम से कम 5 से 6 होनी चाहिए। और पोर्शन से मेरी मुराद ये है कि अगर कच्चा कोई भी सब्जी है तो वो 1 कप, और अगर वो पकी हुई है तो वो ½ कप। तो आप सोचें कि सब्जी का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे खानों में, जिसे हमें ये जो हम सब्जी की जब हम बात करते हैं तो यूजुअली पकौड़े जो हैं वो उसमें आलू होता है, तो वो आलू भी एक सब्जी ही है, प्याज भी और प्याज भी होता है, और मिर्चें, पालक के पकौड़े होते हैं। तो वो वाली नीड जो है वो पूरी हो जाती है, या फिर जब ये पकौड़े की शक्ल में आ जाती है सब्जी तो ऑयली होने की वजह से उसकी अफादियत कुछ कम हो जाती है? देखिए, एक तो ये है कि उसको सबसे पहली बात है कि पकोड़ों में एक्स्ट्रा ऑयल बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। आप ले तो नहीं, अगर आप बैंगन, मेरा नहीं ख्याल कि लोग इतने शौक से मेरा बैंगन के पकोड़े उसके खाएंगे, या मैंने मशीन, आपको क्या पता, मतलब आप कैसे ये स्टेटमेंट दे सकती हैं पकोड़ों के बारे में, वो भी रमजानुल मुबारक में? बैंगन इज वन ऑफ द फेवरेट वेजिटेबल्स, लेकिन ये है कि लोगों को जनरली पसंद नहीं आता। पकोड़े, आलू, बैंगन तो किसी भी शक्ल में हो तो पता नहीं लोग खाए ना खाए, पकोड़ों में खा लेंगे। तो ये है, लेकिन आप उसमें ये होता है कि हाँ, उसकी जितनी हीट पे हम उसको फ्राई कर रहे होते हैं तो वेजिटेबल्स का उतना जो है वो कह लें आप, जो उसका इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। कौन कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जिन पर फोकस करना चाहिए हमें रमजान में? अच्छा, सबसे पहला तो ये सब्जियां तो सबसे ज्यादा जो रिकमेंडेड होती हैं वो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। सब्जियों में भी 2 तरह की होती हैं, एक स्टार्ची जिसमें आपके पास आलू, गाजर, चुकंदर ये सारे आ जाते हैं, और नॉन स्टार्ची जिसमें आपके पास यू नेम इट, टिंडे, घिया, तोरी, फली, ब्रोकली, कैबेज, हर चीज आ जाती है। तो मैं जनरली रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपका पोर्शन है दिन का तो उसमें कम से कम 3 पोर्शन जो है वो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स पे होने चाहिए। आलू वगैरह का इस्तेमाल आप कम करें, क्योंकि आलू, अगर आपको खुदा ना खासा शुगर है या आपका वेट का कोई इशू है तो हमें आलू देख के इस्तेमाल करना होता है। और जो पत्तों वाली सब्जियां हैं, जैसे कि पालक हो गया, जैसे मैंने मेंशन किया है, आपके पास मूली के पत्ते हो गए, और बहुत सी पालक वाली जो पत्ते वाली सब्जियां, वो सारी जो हैं वो रेकमेंडेड होती हैं, वो आप जरूर लें। एक छोटी सी एग्जांपल बता दूं, जैसे आपके पास पालक है, जब आप पालक खाते हैं तो पालक अंदर जिसमें जाके एक चीज कहलाती है बीटा कैरोटीन, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और वो उसमें बीटा कैरोटीन होता है जो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, और विटामिन ए जो है उसकी एंटी कैंसरस इफेक्ट है। तो पालक देखिए इस तरह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन लीफी बिल्कुल वेजिटेबल्स तो कहते हैं ना कि खानी जरूरी है।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सही। अच्छा, अब ये जब सब्जियों को फाइनली मुझे ये भी बताइए कि सब्जियों को जब गोश्त के साथ मिलाकर पकाया जाता है, सब्जी में गोश्त डाल दिया जाता है, तो उससे उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है? आलू गोश्त मिसाल के तौर पे या पालक गोश्त या मुख्तलिफ? डिपेंड करता है कि आपका गोश्त की मिकदार और सब्जी की मिकदार कितनी है। अगर बैलेंस रखें तो बहुत अच्छा है। फिर तो देखिए ना, फिर तो एक ही प्लेट में आपके पास प्रोटीन्स भी आ गए, यानी कि गोश्त की कोई फॉर्म भी आ गई और आपके पास सब्जी भी आ गई, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी 5% तक कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाते हैं। तो आप, अगर आपको लगता है कि आपके घर में आपके बच्चे या आपका बेटर हाफ जो है उनको नहीं पसंद, या घर में बुजुर्गों को नहीं पसंद, तो आप बेशक सब्जी को किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ बना ले, इस तरह कंजम्पशन हो जाती है। वैसे अगर अलग से सब्जी बना के रखी जाए तो वो नहीं खाई जाती, जो प्रैक्टिस में देखने को आया है। और मैं ये भी नहीं बहुत ज्यादा कहती कि आप बॉईल करें, आप स्टीम भी कर सकते हैं, उसको हल्का सा किसी भी कम तेल में पका भी सकते हैं, तो वो भी तरीका है सब्जियों को कंज्यूम करने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशीन अब्बास हमारे साथ मौजूद थी, सब्जियों की अफादियत पर बात हो रही थी। अब हम जाते हैं एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो आयशा की दूसरी रेसिपी भी मुकम्मल हो चुकी होगी और वो देख लेंगे कि वो कहाँ तक पहुंची। जी वेलकम बैक रमज़ान, और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद आयशा की तरफ चलते हैं। और आयशा ने उम्मीद है कि दोनों जो रेसिपीज़, जो डिशेज़ हैं वो दस्तरखान पर सजा दी होंगी। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैंने जो अब खीर बनाई थी, पान खीर, वो तो बिल्कुल मैंने सजा दी है दस्तरखान में। मैं बिरयानी सोची थी कि आप लोगों के सामने खोलूँ, ये भाप देख रहे हैं आप, और ये खुशबू और ये लेयर्स जब आप देखेंगे ना, चपली कबाब वाइट बिरयानी की, जो कि हमने सब रोसों के चपली कबाब से तैयार की है, तो वो उसका इंतज़ार कर रही थी। और अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। चावल आप देख सकते हैं वाइट है, इसमें हमने किसी रंग का इस्तेमाल नहीं किया। आखिर में दम देते वक्त मैंने केवड़ा एसेंस शामिल किया था, साथ मैंने शामिल किया था प्याज, जो कि मैं फ्राई कर रही थी। और ये गरम गरम सफ़ेद वाली यानी कि वाइट बिरयानी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। ज़रूर रेसिपी को ट्राई करेगा। अभी तो नहीं करेंगे ये, तो अगर आपको टाइम मिले तो अभी कर लें, नहीं तो आप ईद पे ज़रूर करेगा, क्योंकि ईद पे स्पेशल खाने बनाने चाहिए ना, कुछ अलग खाने बनाने चाहिए। हमेशा एक ही तरह के बिरयानी कौरमे बन रहे हैं, तो कुछ अलग इस ईद सब रोसों के साथ। उनके बहुत सारे आइटम्स हैं, सीख कबाब है, गोला कबाब है, और इसके साथ आप सीख कबाब बिरयानी भी होती है, जो बिहारी मसाले वाली बिरयानी होती है, वो बना सकते हैं। तो बहुत सारे आइटम्स हैं सब रोज़ों के। सहरी और अफ्तार में तो पराठे खा ही रहे होंगे, मैं तो सहरी में खाती हूँ पराठे, बहुत अच्छे हैं सब रोज़ों के पराठे। तो यहाँ हमने सब रोज़ों से जो तैयार की थी चपली कबाब बिरयानी पूरी तैयार है। ऊपर एक चपली कबाब कितने लोगों के लिए तैयार की थी आपने? मैंने 2 पैकेट शामिल किए थे, एक पैकेट में 4 थे, तो 4 से 8 यानी कि 8% तो इसे आराम से खा सकते हैं। और अगर कोई शेयर करना चाहे अपना एक कबाब तो वो शेयर कर सकते हैं। एक चपली कबाब खाने वाले 8% हो तो वो खा सकते हैं, वरना अगर कोई 4 चपली कबाब खाने वाला हो तो फिर तो 2 ही लोग खाएंगे। आप तो 4 कह रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ कोई शेयर कर ले तो क्या कहते हैं 10 भी खा सकते हैं, अगर कोई दे थोड़ा थोड़ा। तो ये देखें हमारी ये चपली कबाब वाइट बिरयानी भी तैयार है। दोनों चीज़ें हमारी आज अल्लाह का शुक्र तैयार है टेबल पे, और बिल्कुल अपनी परफेक्ट शेप में। चलो तो बस फिर। अच्छा, वो उसको वो देखें, वो पान भी बड़ा खूबसूरत आपने सजाया है उसके ऊपर। हाँ ये देखें जी, ताकि पता चले ना, अगर आप किसी गेस्ट के आगे रखें तो पता चले, वो पूछें क्या क्या हरा हरा क्या डाला है, तो अगर पान होगा तो उन्हें पता चलेगा अच्छा ये पान खीर है, बहुत स्पेशल खीर है और बहुत ही मज़ेदार लगेगी। ठंडी होगी, गर्मियों का मौसम है, ठंडी ठंडी ये आप ठंडी करके खाएं, इसे ठंडी करके, और ये इसकी तासीर भी ठंडी, क्योंकि पान शामिल है इसमें। और गुलकन बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, गुलाब के फूलों से तैयार किया जाता है, आप उसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं। पान का पत्ता जो आपने लगाया है उस पर शेर याद आ गया, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। और जो गुलकंद डाला है उस पर भी गुल वाला शेर भी हो जाए कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बाहर चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ये दोनों शेर जो है, शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने मेरी दोनों डिशों के लिए शेयर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू जी, आपने भी बड़ा ज़बरदस्त हमारे लिए रेसिपीज़ बनाई और आप उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी कल भी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ लेकर आएंगी, क्योंकि आपका जो सेगमेंट है वो बड़े लोग पसंद करते हैं। और अब चूंकि हमारी ट्रांसमिशन के इख्तिताम का वक्त आ रहा है तो हम आपसे भी इजाज़त चाहेंगे आयशा, और जो हमारे तमाम देखने वाले जो नाजरीन हैं उनसे भी हम इजाज़त चाहेंगे, और इस दरख्वास्त के साथ कि आप दुआ कीजिए हमारे लिए भी, अपने लिए भी और पूरे पाकिस्तान के लिए। अल्लाह हाफिज़।